So let's start with MI versus LSG. जो मैच ऑन पेपर तो काफ़ी वन साइडेड होना चाहिए था बिकॉज टीम्स में डिफरेंस दिखता है क्लियरली, बट इन रियलिटी भी काफ़ी एक वन साइडेड गेम रहा है ये. एंड जो डोमिनेशन मुंबई ने करके दिखाया, बाय द वे मुंबई ने आज तक LSG को कभी भी वानखेड़े पे नहीं हराया था. पहली विन थी है. और ये हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उनका 7 में से 6 बार LSG जीती है. डैम भाई. तो उसके बाद मुंबई ने ये चीज़ करके दिखाई और 5 विन्स लगातार. हाँ भाई, व्हाट फैशन में कैसे जीते हैं अल्टीमेटली. जल्दी से ज़रा का पिच की बातें करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वानखेड़े मैच हो रहा है यार, आपको हमेशा चेज ही करना होता है. इसमें तो कुछ दिमाग लाने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ी बहुत हाँ ड्राइनेस आएगी विकेट के ऊपर, बट उसके बाद भी अगर आप 200 क्रॉस कर रहे हो, 220 ऑलमोस्ट आप मार दे रहे हो, तो आप समझ जाओ कि पिच वानखेड़े में कितनी भी ड्राई हो जाए, T20s में इट इज ऑलवेज अ गुड विकेट टू बैट ऑन. सो यहाँ पे टॉस जीत के ऋषभ पंत चेस करने का डिसीजन लेते हैं. आई थिंक इट वाज द राइट डिसीजन. मैं भी सपोर्ट करता हूँ उस चीज़ को. जो टीम में चेंजेस हुए हाउएवर वो क्वेश्चनेबल थे. पहली बात तो अगर लोग मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो कर्ण जो है हमारे, कर्ण शर्मा वापस आ गए थे विघ्नेश की जगह पर. एंड कॉबिन बॉस्क जो है हमारे, वो मिथ सैंडर की जगह पर आए. अब सैंडर एग्जैक्टली क्यों बाहर, कोई स्मॉल इंजरी हुई है उनको, उसके चलते बाहर हुए हैं. देन इट मेक्स सेंस. एंड एक्चुअली में बॉस ने अच्छा भी कर दिया. बैटिंग के साथ भी क्रूशियल रन्स मारे एंड बॉलिंग भी काफी अंडररेटेड रही है इन माय ओपिनियन. LSG की तरफ से मयंक यादव स्टार्ट करते हैं फॉर शार्दुल ठाकुर. अब देखो इन प्रिंसिपल क्या एज अ बॉलर मयंक यादव को स्टार्ट नहीं करना चाहिए. आई थिंक सब लोग एग्री करेंगे कि करना चाहिए, बट यहीं पे तो बात आती है T20 के डायनामिक्स की. शार्दुल ठाकुर एट नंबर 8 ऑफर्स यू अ पोजीशन जो कि और कोई नहीं करता है इस करंट स्क्वाड में. वहां पर अगर मयंक यादव आ जा रहे हैं तो टीम का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया. मतलब हमने पहले बात करी थी कि मयंक यादव को आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आपकी टीम में हो. 150 डालने वाला बॉलर, इतनी ज़्यादा हाइप हुई थी उनकी लास्ट सीजन की, आपने 12 करोड़ देके उनको रिटेन कराए, तो ऑब्वियसली यू वुड वांट कि वो आपके सीजन में आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे. बट शार्दुल की जगह नहीं. मतलब आ सकते थे तो प्रिंस यादव की जगह आ सकते थे. आवेश खान ने जैसी परफॉर्मेंस दे दी तो फिर तो वो निकलते नहीं. तो प्रिंस की जगह वो आते तो तब भी वो टेम्पलेट थोड़ा बहुत मेंटेन रहता. शार्दुल की जगह आप जैसी ले, अल्टीमेटली आप मिलर को इम्पैक्ट सब में लेके आए थे, उसके बाद आपके 7 बैटर हुए थे, वरना आपके उतने भी नहीं हो रहे थे. तो आई थिंक भाई वो मतलब दे मिस्ड द बिग टाइम, क्योंकि अगर आपको पता है कि वानखेड़े जैसी पिच पे इधर वे वो हाई स्कोर बनते ही बनते हैं, और वैसे भी आपकी टीम में से 1-2 बैटर ही परफॉर्म कर रहे हैं, तो यू वुड वांट कि नीचे आके आपके पास प्लेयर्स हों जो कि परफॉर्म कर पाए. तो वहां पे आई थिंक LSG ने गलत डिसीजन ले लिया. एंड वही था ना यार कि स्क्वाड ऑन पेपर भी उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो फाइनली कैचअप कर रहा है. कब तक आप जो है लक पे निकालते रहोगे या फिर ग्रेट कैप्टेंसी पे निकालते रहोगे, कभी ना कभी चीज़ें कैचअप करेंगी. इनफैक्ट ऋषभ पंत का खुद का जो फॉर्म चल रहा है उसकी भी बातें करनी है. इट्स वेरी आज तो मतलब इट वाज डिसग्रेसफुल टू सी व्हाट हैपेंड. तो लेट्स कम टू द फर्स्ट इनिंग. 66 for 1 इन द पावर प्ले. कंप्लीटली हम कहेंगे कि रिकल्टन का शो था यहाँ पर. ऑलमोस्ट 50 उन्होंने खुद ही मार दी थी. रोहित शर्मा ने आते ही 2 छक्के लगाए थे मयंक यादव को, एंड तब लग रहा था कि एक और क्या 50 आने वाली है आज, क्योंकि वंस अगेन दूसरा छक्का तो स्पेशली क्या पुल मारा था भाई, लाइक ही ऑलवेज डज. बट उसके बाद मयंक यादव अंडरस्टूड कि मैं शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल रोहित शर्मा को, ऑफ ऑल पीपल दुनिया में रोहित शर्मा करूंगा तो कुछ काम नहीं होने वाला. एक स्लो डिलीवरी ट्राई करता है आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड उसमें कैचिंग प्रैक्टिस देकर आता है. एग्जैक्टली भाई, प्रिंस के हाथों में हमारा जेन्युइनली लग रहा था कि ऐसा स्टीयर करके दिया कि अच्छा भाई हाथों में तेरे कैच आनी चाहिए. तो डिसअपॉइंटिंग था थोड़ा. हाँ, थ्रो कर दिया विकेट काइंड ऑफ, बट ठीक है चलो, अभी 250 मारी है, एक फेलियर यहाँ पे चलता भी है. रोहित शर्मा आउट होते हैं, बट देन अगेन एक और डिसीजन जिस पे बात कर सकते हैं, दैट इज अगेन विल जैक्स एट नंबर 3. हाँ, मतलब ये ऑन एंड ऑफ रहा है मुंबई इंडियंस का. कभी सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं, कभी विल जैक्स आते हैं. लास्ट मैच में आए थे, हमने डिस्कस करा था कैसे हो सकता है ये कि दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी कि अच्छा हम लोग मैच वैसे भी जीतने वाले हैं, आराम से जीतने वाले हैं, तो माइट एज वेल रीगेन योर फॉर्म बैटिंग एट अ पोजीशन जो कि आपके लिए कंफर्टेबल हो. अच्छा, अपेरेंटली इसमें हर्षा बोगले को मैं कमेंट्री करते हुए सुन रहा था, तो उन्होंने कहा है कि शायद कुछ ऐसा भी डायनामिक्स है कि अगर कोई एक विकेट जल्दी करता है तो हम विल जैक्स को ऊपर भेजेंगे. Okay. Although ये हमेशा you cannot generalize this for all the Mumbai games that have happened this season. But I kind of get अगर ये thinking है तो, because Sky anyway 6 ओवर के बाद आकर आपको regardless of the power play अगर 5 फील्डर्स डीप में है, आज तो जो Sky ने बैटिंग करी है भाई, मैं आज ब्रेक डाउन करूंगा टेक्निक, तुम रुको अभी, टेंशन मत लो सब लोग. पर इट इज क्रेजी एंड एबनॉर्मल टू सी व्हाट ही इज डूइंग. मतलब ये बाय नो मीन्स मैं कहूंगा कोई भी एस्पायरिंग क्रिकेटर को कि आप ये सोचिए कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए. ये अकेला ही बंदा है जो ये सब कर रहा है, एंड पागलपंती है वो जो कर रहा है. बट वही है ना कि वो इतने अच्छे फॉर्म में कि वो विदाउट द फील्ड रिस्ट्रिक्शंस भी स्कोर करेंगे. परहैप्स विल जैक्स को ऊपर मैक्सिमाइज रन्स करने के लिए भेज दिया जाए. एंड डिड डिसेंटली वेल आल्सो टुडे. रिकल्टन को अच्छे सपोर्ट करा. रिकल्टन का मैं एक पॉइंट कहूंगा, स्पेशली पावर प्ले में, यार जिस तरीके से इन्होंने ऑन द राइज बॉल को ट्रस्ट करा है कि मैं अपने जब बॉल राइज पे आ रही मैं थ्रू द लाइन शॉट्स खेलूंगा सारे,
विदाउट वरिंग की बॉल स्टिक कर रही है कि नहीं. इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि पिच कितनी अच्छी थी बैटिंग के लिए. रिगल्टन ने स्टार्टिंग में जो गुड लेंथ की शॉर्टर गुड लेंथ की बॉल पे खड़े खड़े विदाउट इवन गोइंग टू द बैक फुट जो स्लॉग करे मिड विकेट के ऊपर से, वो आप एक अच्छी विकेट पर ही कर सकते हो, अच्छी पिच पर ही कर सकते हो. जहाँ पे विकेट पे बॉल थोड़ी फंस रही होगी वहाँ पे सारे शॉट हाथों में जाते हैं. ओके, तो इट शोज कि विकेट काफ़ी अच्छी थी बैटिंग के लिए. अच्छा 6 से 10 ओवर के बीच में 39 रन और आते हैं. यहाँ पे कहोगे हल्का सा बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इनिंग्स थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ. वो भी क्यों? बिकॉज दिग्वेश ने अल्टीमेटली रिकल्टन को आउट कर दिया. मतलब आई थिंक 39 आ रहे तो यू टेक इट. आई नो कि मतलब जैसा आपका चल रहा था पावर प्ले में, आप 66 मार चुके हो एंड देन 39 वाला आया, मतलब 10 रन पर ओवर एग्जैक्टली नहीं आया, बट स्टिल मतलब मोर और लेस वही हो गई एक तरीके से बात. और इसमें भी जिस तरीके से रिगल्टन आउट होते हैं 1 सेकंड, दिग्वेश ने गुगली डाली थी अक्रॉस हिज बॉडी एंड इसीलिए वो काइंड ऑफ एडजस्ट कर रहे थे अपने आप को, स्टेप आउट करते हुए थोड़ी स्क्वायर ड्राइव टाइप का मारने जाते हैं. बट बॉडी से जब भी आप इतना दूर खेलते हो ऑन अ डिलीवरी जो कि आपके एंगल्ड अक्रॉस है बॉडी के लिए, तो यूजुअली वो ऐसा होता है कि आप मिडिल भी करते हो तो भी कई बार हवा में जाती है वो, क्योंकि जिस तरीके से बैट आप फेंक के मारते हो अपनी बॉडी से दूर, वो स्लैश वाला एंगल बनता है कहीं ना कहीं. दैट इज व्हाई ही गॉट कॉट आउट. चलो कोई बात नहीं, उसका तो कोई सीन नहीं था. बट बिश्नोई ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग करी, यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिकल थे. आवेश खान और मयंक यादव जब इस फेज में आए थे उन दोनों ने रन्स लीक करे यहाँ पे. बेसिकली पेसर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से टैकल करा है. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सूर्य कुमार यादव शो, बिकॉज अगले 5 ओवरों में 10 से 15 ओवर के बीच में 52 रन आते हैं. यहाँ पर विल जैक्स जो है अ लवली टॉप लेवल यॉर्कर बाय हमारे प्रिंस, जो उन्होंने मारी थी यॉर्कर, कोई तोड़ था नहीं उस चीज़ का. मतलब जैक्स आउट होता है कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट मतलब अगेन एक स्कोर आया जो कि एग्जैक्टली उस लेवल की स्ट्राइक रेट से नहीं आ पाया जो आप एक्सपेक्ट करोगे विल जैक्स से. ऑल द पॉइंट वही है कि वो 2 साइड्स लेके आते हैं अपनी गेम में. बॉलिंग तो वो बहुत ही अच्छी कर रहे हैं इस टाइम पे, इस मैच में भी उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी करी है, बट बैटिंग में मतलब ही इज येट टू रिगेन हिज फॉर्म राइट नाउ है. और बिश्नोई की बहुत पिटाई करी गई है इस फेज में, हालांकि उनको फिर तिलक वर्मा का विकेट मिल जाता है. और जो पिटाई करी है उसका क्रेडिट काफी जाता है सूर्य कुमार यादव को. यार एक शॉट को मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ और वो डिफाइन करेगा कि क्या एब्सर्डिटी सूर्य कुमार यादव पुल ऑफ कर रहे हैं अभी इस टाइम पे आईपीएल में. प्रिंस की हमने बात करी, क्या यॉर्कर डाली थी उन्होंने. सूर्य कुमार यादव को प्रिंस बॉलिंग कर रहे थे इस फेज में, मुझे क्लियरली याद है. एंड स्काई ना थोड़ा सा अपने आप को सेटअप कर रहे थे वो स्कूप के लिए. तो प्रिंस ने कहीं ना कहीं वो चीज़ रीड कर ली थी, इसलिए उन्होंने बॉल थोड़ी पीछे खींच दी बॉल. अब ऐसे में अगर थोड़ी छोटी बॉल पड़ गई है तो आप स्कूप तो कर नहीं सकते, आपकी बॉल सर पे आ रही है, क्योंकि वो बैट के स्कूप के लिए रेडी थे. ऐसे में उन्होंने बैट के हुक मार दिया बॉल को. और एब्सर्डिटी बताता हूँ, मतलब खड़े खड़े लोग हुक नहीं मार पाते, उन्होंने बैट के हुक मार दिया. घुटने जमीन पर थे. 4 फील्डर्स डीप पे स्क्वायर लेग, मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप फाइन लेग, सारे लेग साइड पे फील्डर्स थे. उन्होंने फिर भी गैप ढूंढ के चौका छक्के मारे वहाँ पे. ऐसे शॉट्स पर मतलब सूर्य कुमार यादव का स्पेसिफिकली इस मैच में द हाईलाइट फॉर मी इज कि उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया सेटल होने के लिए. मतलब फ्रॉम बॉल 1 ही वेंट एट इट. एंड मतलब यही होता है ना कि कुछ प्लेयर्स जब फॉर्म में होते हैं तो वो जेन्युइनली मतलब आप छू नहीं सकते भाई उन प्लेयर्स को. वो ऐसे फॉर्म में है कि वो कुछ भी बॉल आ जाए, कहीं पे भी आ जाए. वैसे भी उनका एक फोर्टे है 360 डिग्री वाला, वो कहीं पे भी शॉट मार सकते कैसी पोजीशन में बैठ के. अभी मुझे लगता है किसी बॉलर को कोई सोल्यूशन मिल नहीं रहा उनके अगेंस्ट, क्योंकि अभी बहुत अनरियल फॉर्म में यार वो. मुझे सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, उनका जो ट्रीटमेंट था ना बॉलर्स का, वो रिगार्डलेस ऑफ स्पिन और पेस सेम था. पेसर्स को भी मुझे जहां दिख रहा मैं बैठ के, यार पेसर्स को आज से 20-30 साल पहले कोई स्वीप मारने का सोचता भी नहीं था यार. ये तो मतलब पागलपन T20 लेके आया, और फिर स्काई जैसे बैटर्स जो उसको अगले लेवल पे लेके गए. सुपला शॉट और ये शॉट आप कुछ भी कह लो. सूर्य कुमार यादव आई थिंक पिछले 4-5 गेम में तो लगातार उनके बड़े स्कोर्स आ रहे हैं. एंड मतलब यू डोंट एक्सपेक्ट ऑल दिस. वो भी एकदम मतलब 200 की स्ट्राइक रेट वाले टेम्पलेट से आ रहे हैं उनके. आखिरी के 5 ओवर में 58 रन और आते हैं. एंड यहाँ पे आई वुड से कि स्काई को ना बीच में 1-2 ओवर्स के लिए बिल्कुल भी स्ट्राइक मिली नहीं थी जब हार्दिक वगैरह बैटिंग कर रहे थे. एंड थोड़ा मोमेंटम टूट गया था उसके चलते है. वो जब उनके पास स्ट्राइक आती है आवेश खान के अगेंस्ट, वो 50 कंप्लीट करते हैं, फिर अगली बॉल पे आउट हो जाते हैं. वो क्लियर कट केस था कि जैसे एक बंदा अच्छी रिदम में चल रहा होता है, एकदम से आप उनको स्ट्राइक देना बंद कर दो तो उनकी रिदम टूट जाती है, मोमेंटम टूट जाता है. और फिर वही शॉट अगर आप कुछ टाइम पहले खेल रहे होते हो तो शायद फील्डर के ऊपर से जाता. इस बार वो हाथ में चला गया. रिगार्डलेस बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी उनकी. एंड बाद में जब जिस तरीके से कॉबिन बॉस का है साथ में, बिकॉज हार्दिक वंस अगेन गॉट आउट अर्ली. और एक और चीज़ मैं टैक्टिकली बोलूँगा, मुंबई ने तो जो अच्छी बैटिंग करी सो करी, बैटिंग डेप्थ का फायदा होता है. इसीलिए जो लैक ऑफ बॉलिंग डेप्थ थी ना एलएसजी के टेम्पलेट में, जो कि हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं, वो फाइनली दिखा है. क्योंकि जब सिर्फ 5 बॉलर खिलाते हो ना,
फिर आप ज़बरदस्ती ऐसी पिच पे फोर्स हो रहे हो एक स्पिन का ओवर डालने के लिए आखिरी में, और पंत ने जो 1900 ओवर डलवाया दिग्वेश से, उसमें सारा बीच में मोमेंटम एक्चुअली में एलएसजी के पास आ रहा था, सारा मोमेंटम रिलीज हो गया वहाँ पर। प्लस मतलब आपको ये बहुत आराम से भी दिखता है इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, तो किसी भी एलएसजी बॉलर की इकोनॉमी 10 से नीचे नहीं है। मतलब सबसे कम मयंक यादव की जिनकी 10 की है, तो मतलब अल्टीमेटली 40 रन वो भी खाए। तो प्रॉब्लम यही पे आती है कि दैट इज वाई यू नीड 6 बॉलिंग ऑप्शंस, एंड एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि 4 ओवर लगातार डाल सकता है। वो एलएसजी लैक कर रही है, कभी ना कभी ये जो आप कह सकते हो शॉर्टेज है इनके टेम्पलेट में, वो कभी ना कभी दिखनी थी। जो हमने स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपकी कप्तानी बहुत अच्छी हो सकती है, आप खुद की बैटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, बट कभी ना कभी ओवर द कोर्स ऑफ 14 गेम्स कभी ना कभी वो चीज़ निकलना ही था। लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप होते हैं, ये हम आरआर के साथ बोलते थे पिछले साल। हाँ, और वो हुआ ना, पहले 6-7 में से 100% रिकॉर्ड था उनका, लगातार 6-7 मैच जीते थे, उसके बाद वो टॉप 2 में फिनिश भी नहीं कर पाए थे। ऑल्सो फॉर अ ब्रीफ पार्ट थोड़ा बहुत मजा आया था देख के कि सूर्य कुमार यादव को ऑरेंज कैप पहनने को मिली थी। उनने बोला भी था कि बहुत टाइम बाद मेरे पास आई है ऑरेंज कैप, ऑल्दो वही बात है कि कुछ घंटे बाद ही विराट कोहली ने ले ली अल्टीमेटली उनसे, बट ही इज इन कंटेंशन। सेकंड पे है इस टाइम पे। आई वुड लव इट अगर सूर्य कुमार यादव जीतते हैं, दोनों में से कोई भी, कोहली और से कोई भी जीते, एंड आई थिंक अगर साई सुदर्शन जीतते तो भी इट्स अ ग्रेट स्टोरी। बट ठीक है, लेट्स कम टू सेकंड इनिंग्स। 60 for 1 इन द पावर प्ले। इट वाज अ गुड स्टार्ट बाय एलएसजी, आई वुड से। यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग टैक्टिक्स यूज करे मुंबई इंडियंस। अगर आप नोटिस करो, ट्रेंट बोल्ट से पहला ओवर डलवाया, ये कुछ टाइम से नहीं हो रहा था। वो स्पेसिफिकली मिचेल मार्श के लिए करा गया था, एंड मिचेल मार्श के लिए वो राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। पहला ओवर एक लेफ्ट आर्म पेसर एक राइट हैंडेड बैटर को राउंड द विकेट डाल रहा है, ये क्लियरली डिस्कस हुआ था, वरना यूजुअली ये नेचुरल टेम्पलेट नहीं होता किसी बॉलर का। और नोटिस करो कि उस एक ओवर के बाद उनको रोक भी दिया गया था, दूसरा ओवर डलवाया नहीं उनसे पावर प्ले में। वो एक ही ओवर के लिए उनको ट्राई करना था, एंड एक्चुअली वहाँ पे प्लान फेल हो गया, क्योंकि वो एंगल से उनको रूम के लिए क्रैम्प कर रहे थे। एंड वो सेटअप में वही था ना कि राउंड द विकेट आप आ रहे हो, अब इसमें आपने एक बाउंसर की पॉसिबिलिटी भी ओपन अप करते हो, बिकॉज राउंड द विकेट अगर आप बाउंसर डालोगे तो बॉडी भी एंगल्ड होगी। तो एक डीप फाइन लेग और एक डीप स्क्वायर लेग ले रखा था, बट वहाँ पे जिस तरीके से गैप्स ढूंढने मिचेल मार्श ने, वो प्लान एकदम रुइन हो गया था। इनफैक्ट जब दीपक चहर अपना पहला ओवर डालने के लिए आते हैं, वो भी सेम फील्ड सेटअप से बॉलिंग कर रहे थे, और एक चौका मारा था मिचेल मार्श ने थ्रू मिड विकेट, और उसके बाद तुरंत नेक्स्ट बॉल पर ही जो डीप फाइन को डीप स्क्वायर लेग थे, अब वो डीप थर्ड वन और डीप पॉइंट बन गए थे। ओके, टोटल ऑपोजिट प्लान आपने चेंज करवा दिया मिचेल मार्श ने शॉट मार के। तो ये इम्पैक्ट होता है। हमने ये चीज़, मुझे याद नहीं आ रहा, प्रियांश आर्य वाला, हाँ, पंजाब और एसआरएच वाला मैच था ये, जिसमें प्रियांश आर्य ने एक छक्का मारा था पैट कमिंस को, और उन्होंने तुरंत अपनी पूरी फील्ड चेंज कर दी थी, पूरा प्लान चेंज कर दिया था एक छक्के के चलते। आज काइंड ऑफ हमें वैसा देखने को मिला। एंड इसमें आप ये भी कहोगे, आज मुझे लगता है हार्दिक की कैप्टेंसी बहुत प्रोएक्टिव थी। ही हैड 7 बॉलिंग ऑप्शंस। जो रोटेशन उन्होंने दिखाया है आज, जेन्युइनली वो बिल्कुल सेटल होने का टाइम ही नहीं दिया किसी बॉलर के ऊपर, बैटर, किसी भी बैटर को। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर दीपक चहर से 3 ओवर्स लगातार कराए, बुमराह से भी 2 ओवर पावर प्ले में करा दिए। हाँ, यूजुअली नहीं कर रहे नहीं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट से क्यों करवाना था, वही था कॉम्पनसेटरी वहाँ पे चीज़ थी। 6 से 10 ओवर के बीच में हम यहाँ पे कहेंगे पूरन जो है वंस अगेन स्लॉग करते आउट हो जाते हैं, एंड विल जैक्स जो हैक निकल के आए बॉल के साथ, भाई मतलब वो भी ऐसा बॉलर है इस टाइम पे जिनसे आप 4 ओवर डलवा सकते हैं। वो मैक्सवेल टाइप के शेडिंग में जाते आ रहे हैं, जो कि बैटिंग करे ना करे लेकिन बॉलिंग बड़ी अंडररेटेड करते हैं। एंड अगली बॉल डॉट होती है और उसके अगली बॉल पे फिर पंत भाई साहब रिवर्स स्वीप मार के जो है। भाई आज तो जेन्युइनली कोई एक्सक्यूज नहीं है, मतलब आज क्या मतलब इस सीजन में बैटिंग का तो कोई एक्सक्यूज वैसे भी नहीं है। आपसे सीधे शॉट नहीं लग रहे, व्हाई आर यू ट्राइंग दिस ऊट पटांग शॉट कि भाई अब मैं रिवर्स स्वीप मारने जाऊंगा, वो भी मतलब एकदम हाथों में कैच गया था। भाई कब तक आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, कब तक डिफेंड कर सकते हो इस चीज़ को? मतलब कभी ना ऐसे भाई ऐसे टाइप के शॉट्स आ रहे हैं, ऐसे टाइप का डिसमिसल हो रहा है, तो ये तो थोड़ा वो हो गया भाई, केयरलेस हो गई चीज़। बिल्कुल है, मतलब वो लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है आप में क्लियरली। मतलब आपको पता है कि आपके पूरन जैसा खिलाड़ी आउट हो गया भाई, मार्करम ऊपर नहीं चले थे, मार्च इस टाइम पे चल रहे, ऑल दो वो भी मिडिल फेज में आते हुए थोड़ा सा स्लो हुए थे, तो आपके ऊपर ओनस है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। एंड हमने देखा था लास्ट मैच में, लाइफ तो दो कम से कम, लास्ट मैच में हमने देखा था कैसे हमने चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली कि अच्छा जहीर खान भी थे जिनने मना करा था उनको ऊपर आने से, तो उनकी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें। आप अपनी जगह पे खेलना आए और उसके बाद आप ऐसा आउट हो रहे हो, तो आपने टीम तो वैसे भी डुबा दी भाई। तो कभी ना कभी पंत को स्टेप अप करना पड़ेगा। अब तो मतलब अब तो क्या आईपीएल भैया महीने भर में खत्म हो जाएगा, और अभी तक पंत का वो आ ही नहीं पा रहे फॉर्म में। तो कितना अंडर प्रेशर, कितना भी बोल लो, अगर आपसे एक ही 50 आई है अभी तक पूरे आईपीएल सीजन में, यू कांट डिफेंड इट। बिल्कुल भी डिफेंडिंग कर सकते हैं। आई थिंक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट था। अच्छा, मुझे यही पता है कि लोग कहते हैं कि पंत का स्टाइल ही वही है, तो आप शॉट सिलेक्शन में कभी क्वेश्चन मत करो, आप बस एंड रिजल्ट पे क्वेश्चन करो। ये बहुत लोगों ने ये बात बीजीटी के टाइम पे बोली थी, एंड व्हाइल आई काइंड ऑफ अग्री विद इट,
बट एक टाइम आता है जब आपका फॉर्म इतना खराब चल रहा होता है कि आपको रिदम रीगेन करना जरूरी भी होता है. मतलब अभी इंसेनली बैड फॉर्म है भाई. हाँ. प्रॉब्ली मतलब उनके करियर का जब से वो इंडिया खेल रहे हैं वन ऑफ द लीनेस्ट पैचेस हैं अभी तक के. पूरा 7-8 निकल गए गेम, आपके रन ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी. तब आप क्यों ट्राई करोगे ऐसा? 7-8 विकेट तो 10 गेम हो गए. 10 गेम हो गए यार. तो 2/3 ऑफ द आईपीएल उनका हो गया खत्म. मोस्ट लाइकली क्वालीफाई भी मुझे लग नहीं रहा अभी एलएसजी कर पाएगी अनफॉर्चुनेटली. सो बहुत इरिस्पॉन्सिबल शॉट था वहाँ पे. इनफैक्ट बदोनी ने आके 10th ओवर में कर्ण शर्मा के 20 रन मारे थे यार. वरना इस फेज में 20-25 रन भी मारने में बड़े मुश्किल थे. तो थैंक्स टू दैट 1 ओवर बदोनी ने गट्स दिखाए भाई. आज मैं ये कहूंगा जब से उनको वो ड्रॉप करा गया था एक मैच में, उसके बाद से आके उन्होंने 40 भी मारे थे आई थिंक किसी मैच में. एक डिसेंट स्ट्राइक रेट पे मारे थे. और आज भी वही खिलाड़ी थे जिनने सॉर्ट ऑफ बचाया एलएसजी को. तो मतलब क्लियरली हमने स्टार्टिंग में खूब क्रिटिसाइज करा उनको कि अच्छा आप रिटेंशन थे एंड यू आर नॉट शोइंग कैरेक्टर पिच पे. ना के दिखाया. एंड लेट्स नाउ टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या's कैप्टनसी बिकॉज 10 से 15 ओवर के बीच में जो मास्टर स्ट्रोक खेला गया सिर्फ 37 रन आते हैं. एंड 2 ओवर डिफाइनिंग ओवर्स थे. ट्रेंट बोल्ट का एक 11th ओवर था मेरे ख्याल से और एक 15th ओवर था. 2 ओवर ऐसे मतलब उनको स्पेल नहीं दिया गया था, एक सेकंड स्पेल नहीं मिला था उनको. वो एक ओवर के बर्स्ट में उनको बॉलिंग कराई है और किस समय पे लेके आना ये एकदम परफेक्टली हार्दिक पांड्या को पता था. दोनों ओवर वो डालते हैं विद द गैप ऑफ फ्यू ओवर्स इन बिटवीन. दोनों ओवर में विकेट लेके जाते हैं और क्रिटिकल विकेट लेके जाते हैं. वहां पे अगर हम लोग बातें करें सबसे पहले तो बॉल जो है वो स्लोअर वन पे मेरे ख्याल से दोनों ही बॉले आई वुड से बदोनी भी जिस तरीके से आउट होते हैं, मिचेल मार्श जिस तरीके से आउट होते हैं. स्लोअर बाउंसर्स थी एंड दोनों ही बंदे कनेक्ट नहीं कर पाते. बदोनी ने तो वहाँ पे गली के हाथों में दिया था इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड मिचेल मार्श ने ऊपर टोंग कर दिया था. जो स्किल सेट बोल्ट दिखा रहे हैं क्योंकि डेथ ओवर्स में तुम याद करोगे लास्ट ओवर में यॉर्कर पे ही बोल्ट मारते हैं. यॉर्कर तो उनकी लीथल रही ही है. बट जब से वो स्लोअर बाउंसर्स वगैरह भी आप रेगुलरली विकेट्स पे निकाल रहे हो ना, पिछले 1-2 मैचेस से उनका जो कमबैक हुआ है क्योंकि बीच में एक फेज आया था जहाँ पे बोल्ट के उतने विकेट्स नहीं आ रहे थे. इनफैक्ट कई सारे मुंबई इंडियंस के फैंस के कंप्लेंट भी यही थी कि राजस्थान रॉयल्स में ऑलमोस्ट गारंटीड होता था कि आप पहले पार्ट में विकेट लोगे ही लोगे. यहाँ पे नहीं आ रहे थे विकेट वैसे. बट जिस तरीके से उन्होंने मिडिल ओवर्स में विकेट लेना दिखाया एंड डेथ ओवर्स में चलो करते आई हैं. मतलब दिस इज व्हाट मेक्स मुंबई सो लीथल यार. अभी 1-2 मैच पहले उन्होंने 4 विकेट लिए थे. आज उन्होंने 3 विकेट ले लिए. तो हाँ क्लियरली ही इज डूइंग हिज जॉब. एंड 2 बड़े विकेट मिचेल मार्श और बदोनी वो लास्ट होप थे. इस पूरी मतलब एलएसजी की टीम में 2 ही तो बैट्समैन चले हैं और वो ये दोनों थे. 2 थे. मिलर उसके बाद आते हैं. मिलर जो है कॉबिन बॉस को टारगेट करने का ट्राई करते हैं, विल जैक्स को टारगेट करने का ट्राई करते हैं. बट मेन पॉइंट अब यहाँ पे ये था कि हार्दिक पांड्या वंस अगेन खुद की बॉलिंग में बिल्कुल नहीं पड़े. 7 बॉलिंग ऑप्शंस है तो कोई एक बंदा पिट भी रहा तुरंत हटा दो वहां से, नए बॉलर को ले आओ. दिस इज व्हाट having more options means. This is why it helps you always कि आप क्योंकि ऐसे पिच पे तो यार बॉलर्स पिटिंग ही पिटेंगे. तो अगर आपको दिख रहा है एक बॉलर पिट रहा है जबरदस्ती में दूसरा तीसरा ओवर देने की जरूरत ही नहीं है. शॉर्ट बर्स्ट में ट्राई करते रहो, रोटेट करते रहो. आखिरी 5 ओवर में तो सिर्फ 21 रन ही आते हैं भाई. मतलब हिस्टोरिक डाउनफॉल. क्लियरली आउट क्लास हो गए भाई वहां पर. एंड कॉबिन बॉस को भी जो एंड में एक विकेट मिला है, वेरी डिजर्व्ड विकेट. काफी इकोनॉमिकल बॉलिंग करी उन्होंने. बिश्नोई ने छक्का मार दिया था भाई बुमराह पे. यस भी करा उसके बाद पूरा सेलिब्रेशन करा. पंत वगैरह हंस रहे थे वहां पे. बट ऑल इन ऑल अ ग्रेट विन फॉर मुंबई इंडियंस. काफी कमांडिंग विन हो गई. इनफैक्ट अगर टॉप 2 में आ गई मुंबई इंडियंस फाइनल में पक्का जा रही है. आई कैन नॉट फैथम कि ये 2 मैचेस हार जाएंगे और फाइनल में आ नहीं पाएंगे. एंड इट इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल दी. हाँ एग्जैक्टली. बट आरसीबी की अब मुझे लगता है बात करनी चाहिए क्योंकि अच्छी टीमों की अगर हम बात कर रहे हैं तो डीसी और आरसीबी दोनों अच्छा कर रही हैं आजकल. इस गेम में आते हुए आई थिंक इट वाज वंस अगेन अ काइंड ऑफ अ 4 पॉइंटर बिकॉज आपको डायरेक्ट टॉप 2 में एंट्री मिलने वाली थी. एंड पिच और कंडीशंस की बातें करी जाए तो काफी ड्राई सरफेस था ये. ये मेरे ख्याल से वही पिच थी जिसमें मुंबई वाला मैच हुआ था. एंड इस पिच पे 4.1 डिग्रीज का टर्न मिल रहा है एज अपोज्ड टू जो बाकी पिचेस थी कोटला में जिसमें 1.7 1.8 डिग्रीज का टर्न. बहुत फर्क था. तो आपको समझ में आना चाहिए कितना इसमें ड्राइनेस का फर्क है. काफ़ी क्रैक्स थे और ऊपर घास भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो बाइंड कर पाए क्रैक्स को. तो यहाँ पे बॉल फंसनी ही थी. ये बाय डिफॉल्ट चीज़ आपको पिच की शक्ल देख के समझ में आ जाएगा. बट रजत पाटीदार टॉस जीत कर कहते हैं कि हमें बॉलिंग करनी है. एक और इंटरेस्टिंग स्टार्ट पता है क्या, 2024 से कोई भी टीम जो है वो चेस करते हुए यहाँ पे नहीं जीती है. ओ लेट्स गो भाई, क्रिएटिंग हिस्ट्री. हमेशा पहली टीम जो बैटिंग करी वही जीती है यहाँ पे. ओके. तो वो हिस्टोरिकली इट वाज नॉट द राइट डिसीजन. पिच को देखते हुए इट वाज नॉट द राइट डिसीजन. एंड रजत पाटीदार ने जो बोला कि ये पिच देखने में तो ठीक लग रही है बैटिंग के लिए, इट वाज आल्सो नॉट द राइट थिंग टू से. बट स्टिल इट पेड ऑफ रियली वेल फॉर आरसीबी बिकॉज ड्यू थोड़ी बहुत पड़ी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ी है. अक्षर पटेल ने खुद भी कहा कि थोड़ा सा बेनिफिट मिला है. बट इट इज़ कम्प्लीटली डाउन टू द ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ आरसीबी
एंड द कंपोजर शोन बाय विराट कोहली एंड कृणाल पांड्या भाई। मतलब मैं यही कहूंगा कि आपने डिसीजन तो चलो पे ऑफ कर गया आपके लिए, बट मैं वही कहूंगा कि उसके पीछे का लॉजिक जो था, जो पाटीदार ने दिया, वो सही नहीं था। तो मतलब वही दैट डज नॉट गिव मी द कॉन्फिडेंस। वो चीज़ पे ऑफ कर गई, आप विनिंग पोजीशन पे आ गए, आप जीत गए और टॉप करो टेबल, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई बढ़िया हो गया सब कुछ। नहीं बट ठीक है, अगर आपने इतना अच्छा कमांडिंग विन ली है, देखो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तो आप 6 विकेट से जीत ही गए। हाँ, तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एंड चेंजेस की बात करें तो फिर भाई बेथिल आ गए थे फॉर फिल सॉल्ट। फिल सॉल्ट को फीवर हो गया था, तो भाई मतलब नो क्वेश्चंस आस्क्ड, अगर आपको फीवर है तो आपको बैठाना पड़ेगा। एंड बेथिल ने थोड़ा बहुत प्रॉमिस दिखाया भी है विद बैटिंग। एंड डीसी के जो चेंजेस थे आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा कंसर्निंग है, क्योंकि फाफ डू प्लेसी आते हैं एंड तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर आशुतोष शर्मा को ये लोग बाहर कर देते हैं। ये फिर से वही सपनों में जी रहे हैं कि हम एक शॉर्ट बैटर खिला के शायद एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन हमें मिल जाएगा बैट के थ्रू। एंड ये मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था, मिस्टर जॉय भट्टाचार्य ने रिसेंटली ट्वीट डाला था कि आप सभी जाके देख सकते हैं कि जीटी ने जो है वो चेंज कर दिया द वे पीपल सी इम्पैक्ट प्लेयर रूल। कि हम जो है एक बैटर कम खिलाएंगे क्योंकि हमारे टॉप 3 वैसे ही लंबा टिकते हैं, और फिर इसी बहाने हमें एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मिल जाएगा। वरना यूजुअली टीम्स क्या करती हैं, 8 बैटर्स रखती हैं और फिर दूसरी इनिंग में एक बैटर को हटा के एक बॉलर ले आती है। तो उसमें लोगों ने काफ़ी सही रिप्लाई भी दिया कि भाई ये आरआर पहले से करते हुए आ रही है। और ये एक डबल एज स्वॉर्ड है, बिकॉज इसके चलते हुए ना बैटर्स के दिमाग में ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ बैटर्स बैटिंग तो ऐसी करेंगे कि दिमाग में 8 बैटर ही हैं, क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो आशुतोष को ले आएंगे, लेकिन लोग बैटिंग फिर ऐसी करती नहीं है। मतलब जहां वो चीज बोल दे कि इन होप्स ऑफ हैविंग अनदर बॉलर, जब हम लोग बॉलिंग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपने दिमाग में डाल दी ना चीज कि अच्छा हम लोग बैटिंग करेंगे और हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बॉलर होगा, हमारा ये प्लान होने वाला है। तो कहना बहुत आसान होता है कि नहीं आप बैटिंग वैसी करो, अल्टीमेटली दिखती नहीं है। डीसी के साथ ये सेकंड टाइम हो रहा है, 2 बार हम देख चुके हैं। जीटी भी इसलिए पुल ऑफ कर पा रही है बिकॉज टॉप 3 अभी एबनॉर्मल फॉर्म में है, ये हर साल नहीं होगा। प्लस मतलब डीसी का हमने ये भी बात करी थी लाइव स्ट्रीम में कि मतलब दे डोंट हैव टू टेक दिस अप्रोच, क्योंकि आपके पास 6 तो ऐसे प्रॉपर बॉलर्स है 4 ओवर डालने वाले। यार मुझे तुम ये सिंपल बात बताओ, जब आप जीत रहे हो इतने टाइम से, आपको क्यों ये पता है जबरदस्ती में उंगली करनी है अपनी टेम्पलेट पे। आप इतना अच्छा खेल रहे हो, यू शुड बी फिनिशिंग इन द टॉप 2। अगर आप यहाँ से टॉप 2 फिनिश नहीं करते हो ना, तो डीसी यू ओनली हैव योरसेल्फ टू ब्लेम। आप जीते हुए टेम्पलेट को क्यों फालतू में मिंगल कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इट्स द रॉन्ग डिसीजन बाय द मैनेजमेंट, बट हम क्या कह सकते हैं। रिगार्डलेस फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं। 52 for 2 इन द पावर प्ले। मुझे लगता है काफ़ी लेवल स्टार्ट था, कोई भी टीम को बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं दूंगा, बिकॉज इतनी टफ पिच पे अगर आप 50-55 रन मार रहे हो पावर प्ले में तो अच्छा स्कोर है, लेकिन हम 2 विकेट खो दिए वहाँ पर। एंड इसमें मैं मेन चीज़ यही कहूँगा कि भुवनेश्वर कुमार की इनिशियली थोड़ी सी बॉल पे कंट्रोल कम था, जिसके चलते वो डाउन द लेग साइड बॉलिंग हुई है। अभिषेक पोरल ने तो भाई मतलब कह लो उन्होंने वो कैच भी छोड़ा अल्टीमेटली, एंड विकेट कीपिंग वो वैसे भी नहीं कर रहे, तो सवाल उठेंगे उनके फॉर्म के ऊपर। बट ये जो स्कोर बनाया है, जो कि मतलब अल्टीमेटली उतना ज़्यादा बड़ा प्रूव नहीं हो पाया, क्योंकि आरसीबी ने 18वें ओवर में ही ख़त्म कर दिया कायदे से गेम तो। बट मतलब जो बना है स्कोर, उसमें स्टार्टिंग के जो क्विक फायर इनिंग्स थी अभिषेक पोरेल की, दैट वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट फिर वो हेजलवुड की स्मार्टनेस आ जाती है वहाँ पर यार। मतलब आई थिंक द रॉन्ग शॉट सिलेक्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि बॉडी पे आप अगर बाउंसर मारने का ट्राई कर रहे हो, पहले वो तो बाउंसर थी नहीं वो, बट अगर आप एक पुल मारने का सोच रहे हो, परसीविंग इट टू बी अ बाउंसर, बॉडी लाइन पर थी, वहाँ से वैसे ही पुल करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्लस बॉल इतनी पीछे गिरी नहीं थी, इट वॉज मोर टुवर्ड्स द गुड लेंथ एरिया, विच मेंट कि बॉल इतनी बाउंस भी नहीं करेगी इतना आप सोच रहे हो। इतना टाइम मिलेगा नहीं आपके पास कि आप पीछे वेट करके मार दोगे वहाँ पे, हर कोई रोहित शर्मा नहीं है। तो ही वॉज क्रैम्प्ड फॉर रूम बोथ इन टर्म्स ऑफ द लाइन ऑफ द बॉल एंड द लेंथ ऑफ द बॉल एज वेल। उसी चलते वो कॉट बिहाइंड हो जाते हैं वहाँ पर। करुण नायर का वही मैं कहूँगा कि बॉल एंगल्ड अक्रॉस द बॉडी, एक लेफ्ट आर्म पेसर की, खलील अहमद ने कितने लोगों को इस तरीके से आउट करा है। ऐसे में अगर आप अगेंस्ट दी एंगल मारने जाओगे शॉट, तो कई बार टॉप एज खड़ा होता ही होता है। एग्जैक्टली वही केस होता है। एंड आरसीबी बीइंग स्मार्ट कि लड्डू कैचेस छोड़े नहीं इस बार। मतलब करुण नायर को भी मैं ये बोलूंगा भाई कि आपकी वो इनिंग्स आई थी एंड आपने बुमराह की अच्छा करा था, बट वही है कि जब भी आप ऐसे टीम में आते हो एंड यू आर नॉट सपोज टू स्टार्ट कायदे से, तो आपको रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं फैंस को कि अच्छा मैंने मारे थे, मैंने अभी रन मारे थे, अभी मैंने रन मारे थे। थोड़ा अनफेयर है लेकिन करना पड़ता है। करुण नायर का थोड़ा सा धीरे धीरे हटता जा रहा है, एंड मतलब पॉइंट वही है ना कि आपकी जगह बहुत इजीली ली भी जा सकती है। क्या पता फ्रेजर मैकगर्क वापस स्टार्ट करने लग जाए, क्या पता केएल राहुल को 1 डाउन पे कर दे और नीचे समीर रिजवी आ जाए, तो बहुत आराम से आपकी जगह को कवर अप किया जा सकता है। तो आई थिंक वही करुण नायर पे थोड़ा प्रेशर होना चाहिए कि आपको परफॉर्मेंस वापस देनी है, होना चाहिए। एंड अगले फेज की बात करते हैं, यहाँ से गेम भरना शुरू होता है थोड़ा सा। 6 से 10 ओवर के बीच में 24 बॉलें होती हैं, आपने सिर्फ 20 रन मारे।
यार पिच कितनी भी मुश्किल हो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और आज इनफैक्ट कई सारे मीम्स ऑलरेडी आने शुरू हो गए, हम रात को शूट कर रहे हैं, केएल राहुल का एलएसजी वाला फॉर्म वापस आ गया। ऐसा लोग केएल राहुल एंड मतलब फाफ डू प्लेसी ने भी दिखा दिया कि उनकी लॉयल्टी किस तरफ है। अगेन फाफ डू प्लेसी तो क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे, वो पावर प्ले से ही दिख रहा था भाई कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मिडिल नहीं हो रही थी बॉल, Yeah. अल्टीमेटली स्लॉग करते हैं, लॉन्ग ऑन पे आउट भी होते हैं। केएल राहुल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक ही इज प्लेइंग इन अ वेरी क्रिटिकल रोल। वो नंबर 4 पे आके ना ही इज लिटरली बाइंडिंग द ओपनर्स विद द फिनिशर्स, डू और डाई टाइप का रोल हो जाता है उनका हमेशा। बहुत क्रूशियल रोल है एंड वो अच्छा कर भी रहे हैं, बट वही ना हेयर एंड देयर कभी कभी वो रिमाइंडर्स आते हैं कि थोड़ा स्लो हो रहे हैं। आज यार 10वें ओवर तक उनके 20 बॉल पे सिर्फ 18 रन थे, थोड़ा डाइस हो जाता है। देखो अगर आप चेज में कर रहे होते जैसे कोहली और पांड्या ने करा तो समझ में भी आता है, बिकॉज यू नो आपको कितने बॉल में कितने रन चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने पेस करो इनिंग्स। व्हेन यू आर बैटिंग फर्स्ट यू आर सेटिंग अ ब्लाइंड टारगेट एंड यूजुअली यू ऑलवेज वांट टू स्कोर 5-10 रन अबव पार, वरना पार तो मतलब एवरेज ही है, वो तो चेज भी हो सकता है आराम से। यहाँ पे थोड़ा इंटेंट दिखाना चाहिए ना। आई एम ग्लैड कि कमेंटेटर्स ने भी इस चीज़ को कॉल आउट करा। जब फाफ आउट होते हैं, अक्षर और केएल राहुल जब बैटिंग कर रहे थे उस टाइम पे बोलते हैं लोग कि यार दोनों साइड से सेम इंटेंट नहीं हो सकता। ये है ना कि दोनों साइड से सिंगल ही चला रहे हैं, एक ना एक बंदे को तो अग्रेशन दिखाना पड़ेगा। और अक्षर पटेल ने फाइनली वो चीज़ करनी शुरू करी, बट आई वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि दोनों एंड से देखने को नहीं मिला। मतलब मैं यही बोलूँगा कि एक टफ पिच होती है तो कई बार आपको एक एंकर खिलाना होता है, पर वही है कि एंकर की डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज हुई है। इट्स नॉट लाइक कि आप रनर बॉल जा सकते हो, मतलब इन दिस केस तो आप रनर बॉल से भी कम जा रहे थे। मेरा पॉइंट बस वही है कि हमने कोहली और कृणाल पांड्या को देखा, पहली बात तो उनमें फ़ायदा इसलिए जाता है कि वो चेज में कर रहे थे, दे न्यू कि उनको कितनी बॉल पे कितने रन चाहिए, यहाँ पे आप टारगेट सेट करते। सेकेंडली वहाँ पे भी हमने देखा कि एक मोमेंट तक वो चीज़ चली कि आपको दोनों तरफ से दोनों धीरे खेल रहे हैं, देन कृणाल पांड्या स्टार्टेड टेकिंग चार्ज। यहाँ पे अक्षर पटेल ने करा, बट वही बात है कि अगर आप उनकी अल्टीमेट स्ट्राइक रेट देखो तो उनने क्या 13 बॉल पे 15 रन बनाए थे, तो इट्स नॉट लाइक उन्होंने बहुत तगड़ी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल दिया। अच्छा, उसमें भी क्या है ना 10 से 15 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं, एंड यहाँ पे कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा ने जो गेम को चोक करा, इन दोनों के कलेक्टिव इकोनॉमी 6 से कम की थी इस फेज के अंदर। तो मतलब ऑल्दो 36 रन आए 30 बॉलों पर, बट जब इन दोनों ने बॉलिंग करी है तो नंबर ऑफ बॉल्स आर ऑलवेज मोर देन द नंबर ऑफ रन्स। उसमें बाकी पेसर्स में थोड़ी पिटाई हुई है, वहाँ पर भी हेजलवुड बीइंग द क्लेवर गाय ही इज वंस अगेन क्रॉस सीम बॉल फेंकते हैं, एंड क्रॉस सीम फेंकने का फायदा वही होता है कि बॉलर को खुद भी नहीं पता कि बॉल जब पिच के ऊपर लैंड करेगी तो क्या वो सीम के ऊपर लैंड करेगी या फिर लेदर के ऊपर लैंड करेगी। इस केस में लेदर के ऊपर लैंड बॉल करती है, एंड जब लेदर के ऊपर लैंड करती है, बिकॉज लेदर ज़्यादा शाइनी होता है, ज़्यादा स्मूथ होता है, तो स्किड कर जाती है बॉल थोड़ी लो रहकर। एंड अगर आप देखोगे तो अक्षर पटेल जिस तरीके से आउट भी हुए हैं, बॉल उनके बैट के नीचे से गई है, ही वाज एक्सपेक्टिंग द बॉल टू बाउंस मोर, वो लेदर पे पिच होके नीचे से निकल गई, स्किड हो गई, ही वाज बीटन फॉर पेस एंड बाउंस, एंड वेरी स्मार्ट पीस ऑफ बॉलिंग बाय हेजलवुड। आखिरी के 5 ओवर में थैंकफुली ट्रिस्टन स्टब्स चलते हैं, थोड़ी फाइट हमें देखने को मिली, 54 रन आते हैं यहाँ पर। इनफैक्ट हेजलवुड की भी पिटाई होती है यहाँ पर, काफ़ी स्मार्ट शॉट्स मारे हैं, कुछ तो रिवर्स स्कूप उन्होंने मारे थर्ड मैन अंदर से। मतलब मैं जेन्युइनली एज समवन हु वाज सपोर्टिंग आरसीबी इन दिस मैच, मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि जैसे टाइप का चला था, मतलब अगर आपके 15 ओवर के बाद 108 रन बने हैं तो यू वुड मतलब थिंक कि चलो शायद हम लोग यार इतना अगर ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं तो हम लोग 140 के नीचे इनको रोक सकते हैं एंड में आते आते। तो बट वो जिस तरीके से ट्रिस्टन स्टब्स ने इनमें बैटिंग करी है, हमेशा मुझे लगा था कि यार ये थोड़ा ज़्यादा खा गए भाई हम लोग रन। नहीं, और यहाँ पर भी आई थिंक इट इज कम्प्लीटली डाउन टू द ब्रिलियंस ऑफ भुवनेश्वर कुमार, जो एक ओवर में उन्होंने केएल राहुल को पहले आउट करा, बॉल वॉज टू फुल, एकदम ही मुंह के नीचे थी कि आप उसके अंडरनीथ आ नहीं पाए। एंड कभी भी आप खुद भी नोटिस करना कि बॉल को जब आप छक्का मारने जाओगे, हमेशा बॉल थोड़ी सी आपके आगे गिरनी चाहिए, एकदम ही मुंह के नीचे गिर जाएगी ना तो उसको आप ड्राइव मार सकते हो ग्राउंडेड, लेकिन एलिवेट नहीं कर पाओगे कभी भी, बिकॉज उसके अंडरनीथ नहीं आ पाता बैट। केएल और इसीलिए आउट हो जाते हैं, वरना वो छक्का भी हो सकता था। एंड आशुतोष को जो स्लो डिलीवरी पे आउट करा, 1 सेकंड, मास्टर क्लास ऑफ भुवनेश्वर कुमार इन द डेथ ओवर्स, काफ़ी अच्छा कमबैक करा उन्होंने। इफ नॉट फॉर ट्रिस्टन स्टब्स मुझे लगता है गेम पहले ही खत्म हो जाता। एंड लास्ट ओवर में भी भुवनेश्वर कुमार ने आई थिंक हार्डली कुछ रन दिए, 170 के आसपास बन सकते थे, कुछ रन दिए, प्लस वो विपराज को रन आउट हो जाते हैं वो, उसके बाद अल्टीमेटली ट्रिस्टन स्टब्स भी आउट ही हो जाते हैं लास्ट ओवर में। बट पॉइंट वही है कि जहां आपने 162 बना दिया, मुझे लग रहा था कि अब शायद गेम डीप जा सकता है, वरना पहले ही खत्म हो जाता है। एंड डीसी हैड द बेस्ट पॉसिबल स्टार्ट इन द पावर प्ले, सेकंड इनिंग्स में 35 for 3 हो चुकी थी आरसीबी वहां पर। लेट्स टॉक अबाउट द डिसमिसल्स क्विकली, बिकॉज अक्षर पटेल ने ओपनिंग बॉलिंग करी है, पहला ओवर डाला है, 3 ओवर लगातार डाले, बहुत क्लियर था कि क्यों डाल रहे हैं वो विराट कोहली के चक्कर में। एंड बेथल को आउट करते हैं, एक ही फील्डर थे डीप में, वहां पे पुल मारते उनको आउट हो गए, वो कैच दे बैठे। उसके बाद जिस तरीके से पर्टिकल आउट होते हैं, अक्रॉस द बॉडी, फायर्ड इन, वेंट विद द आर्म,
लेट आते हैं बॉल पे, इसीलिए अंडर एज लगता है एंड प्लेड ऑन हो जाते हैं वहाँ पर। अब ओनस था कप्तान साहब पे एंड कोहली साहब के ऊपर कि यहाँ से मैच को लेके जाया जाए। एंड तब देखो कोहली स्टेप आउट करके वो शॉट खेल जिस पर रन आउट हुए, बेसिकली उसकी बात कर रहे हैं, स्टेप आउट करके शॉट खेले थे एंड वो काफ़ी तगड़ा मिडिल हुआ था, बहुत तेज़ गई थी बॉल। तो ऐसे में ना स्टेप आउट करके आप शॉट मारते हो और 2-3 स्टेप आप आगे लोगे ही लोगे, वो एक नेचुरल बॉडी रिस्पॉन्स होता है। बट तब तक रजत पाटीदार ट्रस्टिंग विराट कोहली, वो बहुत आगे निकल चुके थे और तब विराट कोहली ने एंड मोमेंट पे आके मना कर दिया। मतलब आई थिंक एंड मोमेंट भी मैं नहीं कहूँगा, मतलब जितना पास से वो था फील्डर के, वो एंड मोमेंट था वो। मतलब पॉइंट ये भी है ना कि जैसे तुमने बात कही कि वो मिडिल हुई थी, तेज गई थी बॉल, यहीं पे धीरे गई होती तो फील्डर को थोड़ा टाइम लगता आने में एंड उसी के चलते शायद रन कंप्लीट भी हो जाता। जब तेजों में फील्डर वाज टू क्लोज एनीवे। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ रन नहीं था अल्टीमेटली, बट मतलब मेरा पॉइंट वही है कि पाटीदार काफी आगे निकल गए थे एंड मतलब थोड़ा सा सेंस तो मतलब नॉन स्ट्राइकर पर भी होना चाहिए। प्लस मतलब मैं इसमें ना मैं पाटीदार को ब्लेम करूंगा इसमें, ना मैं कोहली करूंगा, क्योंकि पाटीदार ने भी प्रॉपर डाइव मार दी भाई एंड में आते आते, एफर्ट पूरा था। एंड ऐसे टाइप के रनआउट लेजिट मैं यही कहूंगा कि भाई 9 out of 10 टाइम्स नहीं हो पाते। करुण नायर इन दिस सीजन, ये हम पहले भी एक बार देख चुके डायरेक्ट थ्रो, इस सीजन भी मतलब इस मैच में जो उसने डायरेक्ट थ्रो मारा है, ये हार्डली आप देखते हो कि पुल ऑफ हो पाता है एंड मतलब बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट था कि पाटीदार वहां पे आउट हो गए। अभी थोड़ा सा फॉर्म ड्राई चल रहा है, अगर ऐसे दोबारा पे आउट हो जाते तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। बट इसके बाद जो इनिंग्स पेश करी कृणाल पांड्या विराट कोहली ने, वर यू सरप्राइज कृणाल पांड्या इसके बाद या फिर किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे? मतलब नॉट रियली, बिकॉज एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन लोग चाहते ही, बिकॉज विपराज एंड अक्षर पटेल दोनों जो है उनकी बॉलें लेफ्टी के लिए अंदर आती। तो 3 में से 2 स्पिनर्स ऐसे हैं जिनके लिए लेफ्टी डोमिनेशन का मैचअप बनेगा एंड आजकल लोग वैसे भी हमने डिस्कस कर रही है मैचअप से बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब मैं जनरली थोड़ा वो हो गया था क्योंकि मुझे लगा कि आप जितेश आ सकता था यहाँ पे, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म एंड कृणाल पांड्या का मतलब हार्डली बैटिंग आई है सीजन एंड जब भी आई है मतलब ही हैज नॉट लुक। क्यों नहीं आई है? क्योंकि नीचे आई है ना, क्योंकि यूजुअली आरसीबी के टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर निकाल देता है गेम को, तो ऐसे में आप अटैकर्स को ऊपर प्रमोट कर देते हैं। तो कृणाल पांड्या को जब अग्रेसिव सिचुएशन आएगी तब नहीं ऊपर बैटिंग कराई जाएगी, जब एंकर करना होगा, जब हार्ड ओवर्स को ग्राइंड करना होगा, तब उनको लाया जाएगा। तो आई थिंक समझ में आया मुझे क्यों लाया उनको वो। एंड 6 से 10 ओवर के बीच में हम लोग बातें करें यहाँ पर, इट वाज वेरी क्लियर कि दोनों बैटर्स का इंटेंशन है ही नहीं कि रन स्कोर करना, अभी तो राइट कि भी स्टेबलाइज करो देखेंगे। 10 ओवर के बाद इनका 64 for 3 था स्कोर। उसमें विपराज ने 1 ओवर में रन खाए तो उनके बाद उनको बॉलिंग मिली नहीं, बट चमीरा एंड कुलदीप ने बहुत टाइट बॉलिंग करी थी, स्पेशली कुलदीप यादव वंस अगेन। 10 से 15 ओवर का जो फेस था यहाँ पे मैच किल हुआ है। एंड मतलब आई थिंक आज तो विराट कोहली फैंस भी एग्री करेंगे कि कृणाल पांड्या का ये 1 man शो था भाई। हैट्स ऑफ। 10वें ओवर के बाद इट वाज अ 1 man शो बाय कृणाल पांड्या। मतलब 10वें ओवर में मैंने ये चीज नोट करी थी कि कैसे कोहली जो थे वो 28 of 26 बॉल्स हैं, कृणाल पांड्या 17 of 21 बॉल्स थे, 100 से कम की स्ट्राइक रेट थी। 34 बॉल पे 32 भी थे एक टाइम पे कृणाल पांड्या। मतलब मेरा पॉइंट ये कहने का कि 10 ओवर के बाद मुझे लग रहा था कि भाई अब तो आपके पास विकेट भी काफी बचे हुए हैं, somebody has to fire now, क्योंकि विराट कोहली, आई वाज क्वाइट श्योर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि विराट कोहली इज नॉट गोइंग टू बी दैट गाय जो कि फायर करेंगे। ओनस किसी और को लेनी पड़ेगी क्योंकि विराट कोहली विल इंश्योर कि हम लोग मैच जीत के आएंगे, पूरा एंकर वाला रोल उनका होगा, उनके अराउंड सब लोग खेलेंगे। तो कृणाल पांड्या से एक बारी में मुझे ऐसा भी लगा था यार कि अब टाइम आ गया, अब फायर करना पड़ेगा वरना बाद में टाइम बचेगा ही नहीं हमारे पास। एंड फिर वही वो जो 10 से 15 ओवर वाले फेज में उनने रन मारने स्टार्ट करे, अपनी 50 कंप्लीट करी एंड विद 140 स्ट्राइक रेट। स्टार्ट्स विद मुकेश, जब उनको 2 छक्के लगाए थे छोटी बॉल पे, एक तो वो हुक मारते हैं फिर एक मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारते हैं। मेरे लिए जो स्टैंड आउट चीज़ थी वो इस फेज में अक्षर और कुलदीप यादव दोनों के ओवर्स खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट। उनके ओवर्स को जिस तरीके से मनूवर करा है कृणाल पांड्या ने, यार मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, विल कम टू विराट कोहली। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट कृणाल पांड्या की इनिंग्स का ये है कि विराट कोहली को एक बार भी ये सोचना ही नहीं पड़ा कि मुझे अग्रेसिवली खेल के रिस्क लेना है। विराट कोहली वॉज अलाउड टू बी इन हिज कंफर्ट जोन एंड कृणाल पांड्या ने सारा बोझ उठाकर टीम को वहां से नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। मैंने अभी जस्ट पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले एक मीम देखा, इमेजिन ओवर शैडोइंग विराट कोहली इन रन चेज। हाँ कैसे भाई, सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। मतलब उन्होंने अपनी आखिरी 12 बॉलों पे 40-45 रन मारे भाई कृणाल पांड्या ने इस पिच के ऊपर। स्पेशली ऑन अक्षर पटेल का अगर आपको लास्ट ओवर भी नोटिस करोगे, सिंगल डबल्स पे जो डोमिनेशन रहा है एंड देन वेटिंग फॉर दैट 1 बॉल, जो मुझे पता है कि कोई कितना ही बड़ा बॉलर हो ओवर में 1 बॉल तो लूज देगा, मेरे एंगल पे मारेगा वो और उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। कृणाल पांड्या से वो प्रिसीजन जो दिखा है ना उस टेम्पलेट का,
वो इट इज समथिंग टू बी लर्न फ्रॉम. मतलब हम सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए इनिंग्स को पेस कैसे कराएं. देखो विराट कोहली के साथ बैटिंग करने का ये एडवांटेज तो होता है कि आप सिंगल डबल्स में कोई कमी छोड़ोगे नहीं. तो बॉलर्स और फील्डर्स के ऊपर प्रेशर वैसे भी रहता है. मतलब इस मैच में हमने देखा है कैसे 51 रन मारे विराट कोहली ने एंड उन्होंने 4 चौके मारे, छक्के एक भी नहीं मारे. तो 16 रन आए उनके बाउंड्री से, बाकी पूरे सिंगल डबल नहीं है. अच्छा, व्हाट ऑन विराट कोहली. अभी हम लोग आखिरी के 5 ओवर की बातें करें तो चमीरा के स्लोअर बॉल पे वो आउट हो जाते हैं एंड कृणाल पांडे के भी 2-3 कैच छूटते हैं. अभिषेक पुरी ने लड्डू कैच छोड़ दिया एक, जो कि आई थिंक वहां से भी गेम पलट सकता था चाहते तो. Stark did all he could. We'll come to Akshar Patel's decision of not giving Stark the second last over. But what about विराट कोहली? कई लोग ऑलरेडी मीम बना रहे हैं कि फिर से स्लो खेल गए. मुझे पता था भाई ये कि मीम्स तो बनने वाले हैं क्योंकि वो स्ट्राइक रेट स्कोरबोर्ड पे दिख जाती है. बट तो चेस कर रहे थे ना भाई. मैं वही कह रहा हूँ कि चेस करते पहली बात तो स्ट्राइक रेट, अगर आप जीत रहे हो मैच एंड मतलब यहाँ पे क्लियरली इट वाज नॉट अबाउट कि हमें नेट रन रेट बूस्ट करनी है. भाई मैच जीत जाओ, वही बहुत बड़ी बात. देखो सिंपल सी लॉजिक है, जब 10 मैच आप खेल चुके हो तो पर मैच बेसिस पे आपका जो नेट रन रेट में डिफरेंस होगा वो और कम होता रहेगा. बेसिकली जब नंबर ऑफ मैचेस बढ़ते जाते हैं तो नेट रन रेट में चेंज करना उतना मुश्किल होता जाता है. तो यहाँ पे अगर विराट कोहली तेज खेल रहे थे तो शायद 10 बॉल की जगह 15 बॉल या 17 बॉलें रह जाती, तो वो 6-7 एक्स्ट्रा बॉलें बचा के आप कुछ बहुत बड़ा उखाड़ने नहीं वाले थे नेट रन रेट पे. तो ऐसे में इनिंग्स को पेस करना जरूरी हो जाता है. एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कन्विंसिंगली मैच जीत रहे हो, मैं तो मैच जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्विंसिंगली जीत रहे हो, तो विराट कोहली कैसे भी खेले, उन्होंने एंड तक गेम जिता दिया ना, बस बात खत्म. भाई प्लस मतलब अगर आप चेस कर रहे हो, कैन यू सीरियसली लुक मी इन द आई एंड से कि आरसीबी बॉटल नहीं कर सकती थी अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो? बिल्कुल कर सकते नहीं. मेरा पॉइंट वही है कि भाई ये ऐसे मैचेस में यू डोंट हैव टू लुक एट कि भाई मैं सिर्फ रॉ स्टैटिस्टिक्स देखूंगा, इंडिविजुअली देखूंगा, कॉन्टेक्स्ट भाड़ में एकदम मैं बस देखूंगी अच्छा कितने बॉल में कितने रन बनाया. थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट. ऐसे मैचेस में तो यू नीड समवन लाइक विराट कोहली. प्लस अगर सामने से कृणाल पांड्या ओनर्स ले रहे हैं तो विराट कोहली को क्या जरूरत है. प्रॉब्लम पता कब आती, अगर कृणाल पांड्या नहीं कर पा रहे होते और फिर विराट कोहली तब भी ऐसे खेल रहे होते, तब क्रिटिसिज्म वैलिड होता. बट अभी तो गेम ऑलरेडी बन रहा है ना एक साइड से. तो विराट कोहली की जॉब उस टाइम पे यही है कि कृणाल पांड्या इज टेकिंग अस क्लोजर टू द विक्ट्री, मैं इंश्योर करूंगा कि हम उस लाइन को क्रॉस करें. हैविंग सेड दैट, बस एक वो मिस्टेक जो मुझे लगी उनकी पूरी इनिंग्स में वो यही थी कि वो आउट हो गए. नॉट आउट रह के आते तो मतलब इट वाज अ परफेक्ट इनिंग्स भाई, परफेक्ट चेजिंग इनिंग्स. एंड ऑरेंज कैप के टॉप लिस्ट पे आ चुके हैं मिस्टर हैकर. सो 2 मैच को वो उनके पास एक हेड स्टार्ट मिल रखा है उनको सुदर्शन के ऊपर. एंड रन ज्यादा फर्क नहीं है, 30-40 रन का ही फर्क है. सो आई वोंट बी सरप्राइज अगर साई सुदर्शन दोबारा टॉप पे आ जाते हैं. बट अगर आरसीबी फाइनल्स तक जाती है, विराट कोहली हैज अ ग्रेट चांस. इस साल वो वैसे अभी देखो, मान लो अगर वो 6 मैच और खेलते हैं, 4 इसके और 2 मान लो ग्रुप स्टेज के, और सॉरी प्लेऑफ्स के, 6 मैच में क्या वो 200 रन और तो मार ही सकते हैं. फॉर श्योर. मतलब पिछले साल का सरपास करेंगे क्या वो? अभी कितने गेम्स हो गए आरसीबी के? 10 हो गए. 10 हो गए ना. 10 में से 650 प्लस आए हैं भाई उनके स्कोर्स. इनसेन लेवल ऑफ उनका वो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है अभी भी. 4 चेजेस में आई है उनकी 50s. मतलब मैं वंडरिंग क्या वो 700 रन का मार्क क्रॉस कर सकते हैं इस बार दोबारा? वो देखने वाली बात है. पिछली बार मेरे ख्याल से 650 कुछ रन थे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पिछले 700 नहीं क्रॉस करा था उन्होंने. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर. लोग कमेंट्स जरूर बताना हम लोग. बट आई वुड लव फॉर दैट टू हैपन. अगर 700 रन क्रॉस करते हैं तो स्काई भी होंगे यहाँ पे. इनफैक्ट तीनों ही बंदे प्लेऑफ्स में आ सकते हैं भाई. काफी इंटरेस्टिंग होगा. अल्टीमेटली जब कोहली आउट होते हैं तो मुकेश साहब को सेकंड लास्ट ओवर दिया जाता है. ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था अक्षर पटेल की तरफ से. मैं पर्सनली स्टार्क को ओवर देता वो, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन क्या सोच रहे होंगे अक्षर पटेल वहाँ पर. देखो, नंबर 1, डीसी की टेंडेंसी रही है कि वो स्टार्क को लास्ट ओवर ही देते हैं. अब राजस्थान रॉयल्स वाला रिसेंट वो पावर प्ले कह रहा हूँ, सुपर ओवर वाला गेम भी याद करोगे तो स्टार्क ने लास्ट ओवर डाला था. नंबर 2, मुकेश ने रिसेंटली जो डेथ बॉलिंग स्किल्स दिखाई हैं, मिचेल मार्श को जो लेजी वाले गेम में यॉर्कर डाली थी, इट इज परहैप्स द यॉर्कर ऑफ द सीजन. इतनी अच्छी यॉर्कर थी वो. तो नेचुरली यू वुड वांट टू शो ट्रस्ट इन योर बॉलर्स कि यार कोई बात नहीं, तेरे पहले 2 ओवर अच्छे नहीं गए शायद, लेकिन मैं तेरे को बैक करूंगा, तू डेथ ओवर्स में हमारा कम बैक करा के दिखाएगा. तो बेसिकली ही स्टक टू व्हाट ही हैज बीन डूइंग. एंड अगर डीसी जीतते हुए आ रही है तो ही व्हाई वुड ही वांट टू चेंज दैट. बट कभी कभी होता है, क्लियरली दिन नहीं होता कुछ बॉलर्स का. यहाँ पे शायद स्टार्क को बॉलिंग देनी चाहिए थी. मैं पर्सनली वही करता, बट आई अंडरस्टैंड कि क्यों नहीं दिया. डिड नॉट वर्क आउट फॉर देम. एंड आरसीबी नाउ एट द टॉप ऑफ द टेबल. क्या कहोगे भाई? इनसेन. मतलब हु वुड हैव थॉट. मैं तो पर्सनली खुद के लिए बोल रहा हूँ भाई, मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ. तब भी ऑक्शन के बाद या फिर इवन बिफोर द आईपीएल स्टार्टेड मुझे लगा नहीं था कि ऐसा मोमेंट होगा जब हम लोग टॉप पे बैठे होंगे. वो भी मतलब दिस क्लोज, मतलब कि अब सीजन खत्म होने वाला है और तब आप टॉप पे आए हो. तो मतलब क्लियरली आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड विद हाउ आरसीबी हैज बीन प्लेइंग दिस सीजन. मैंने ये लाइव स्ट्रीम में बोला था कि भाई मतलब हम लोग यूजुअली आरसीबी कैंपेन्स में क्या देखते हैं, क्योंकि कैरेक्टर की कमी नहीं रही है आरसीबी में, आई थिंक सो. क्योंकि
यस वो एक गेम आता है जहाँ पे वो लोग चोक करते हैं, बट मतलब अगर आप ऐसी सिचुएशंस में बार बार आ चुके हो जहाँ पे आपको 6 में से 5 मैच जीतने हो तब आप आ सकते हो, मतलब यू हैव पुल्ड आउट ऐसे टाइप की विन्स एंड वैसे टाइप के कैंपेन्स, तो क्लियरली शोज कि आपके अंदर वो कैरेक्टर तो है जो चीज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है ट्रॉफी जीतने के लिए। पॉइंट वही है कि आप उस दिन पे जिस दिन सब कुछ मैटर करेगा, क्या आप उस दिन निकाल पाओगे विन, क्या उस दिन वो प्रेशर आपके दिमाग पे चढ़ जाता है, आप क्रम्बल कर जाते हो, वो चीज़ होती है आरसीबी के साथ। इस सीज़न में स्पेशलिटी यही है कि पहली बात तो वी आर नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली, हमेशा आसपास में ऐसी विन्स आई हैं, ऐसे प्लेयर्स ने खड़े होकर दिखाया है कि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, वेदर इट बी पाटीदार, वेदर इट बी टिम डेविड, वेदर इट बी जितेश पडिक्कल, नाउ कृणाल पांड्या एज वेल। विराट कोहली जब भी 50 मार रहे हैं, एक और बंदा भी यूजुअली उनके साथ 50 मार रहा है, मोर ऑफन देन नॉट ऐसा हो रहा है। मतलब विराट कोहली इस टाइम पे वो होता है ना, एक ऑप्शन बी है, प्लान बी है कि भाई अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको ही बचाना पड़ेगा, वैसा टाइप का इमरजेंसी रोल दे रखा है विराट कोहली को। बट मतलब ये टीम है इतनी अच्छी कि विराट कोहली का किसी दिन कंट्रीब्यूशन नहीं आया तो भी ये लोग जीत जाएंगे। तो दैट फॉर मी इज द बिगेस्ट विन ऑफ द सीजन फॉर आरसीबी कि उन लोगों ने ऐसे टाइप का इवॉल्व करा है। एंड हमने देखा है भाई सीएसके जैसी टीम्स ऐसे टाइप पे टेम्पलेट पे नहीं आ पाई और वो अभी भी उसमें ही लगे पड़े हैं कि थल्ला 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 कर लेंगे कुछ ना कुछ। आरसीबी की अच्छी चीज़ ये है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ये टीम वो करेगी। इनने दिखाया कि भाई हम लोग एज अ टीम ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस हम लोग विराट कोहली से धीरे धीरे मूव ऑन करेंगे। मुंबई भी कर रही है, मुंबई भी कप्तानी से मूव ऑन, मुंबई से तो एक्सपेक्टेड था, इतने सारे यंगस्टर्स हैं उनके पास, बस टीम इतनी अच्छी है। बट मतलब आरसीबी ने करके दिखाया, आई थिंक दैट वाज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। एंड आने वाले 4 मैचेस वन ऑफ द इजीएस्ट ऑन पेपर आरसीबी के हैं अमंग्स द टॉप 5 टीम्स। सीएसके से है, एसआरएच से है, केकेआर से है और एक और टीम से है ना, आई थिंक आरआर से है शायद मैच, नहीं आर से दोनों मैचेस हो गए, एक और है बट वो भी रादर इजी गेम ही है, मतलब टॉप 4 एलएसजी से टॉप 4 में से एक भी मैच अब नहीं बचा आरसीबी का। अब सारे वो लोअर हाफ द टेबल में ही आएंगी सारी टीम्स। भाई यहाँ से टॉप 2 होना चाहिए। हाँ फॉर श्योर। मतलब ये 4 में से आप एक गेम शायद फंबल कर दो कोई, अब देखते हैं वो एलएसजी वाला होगा, केकेआर का होगा। एसआरएच सीएसके से तो मतलब अच्छे खासे ब्रेक भी आपके पास है, मतलब 5 दिन का ब्रेक है, देन सीएसके से है एंड देन उसके बाद पूरा ब्रेक होगा, देन फ्राइडे को मैच होगा। तो आराम से आपके 6 दिन के गैप है एक गेम के बीच में, तो यू हैव प्लेंटी ऑफ रेस्ट। ये चीज़ अच्छी भी होती है, कई बार गंदी भी होती है, बट मतलब आई थिंक क्वालिफाई तो अब कंफर्म ही हो चुका है, बस आपको देखना है कि टॉप 2 में हमें आना है। डीसी की बातें करते हैं अभी जब केकेआर के साथ रिव्यू करेंगे, बट अभी लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट टुडेज गेम, आरआर वर्सेस जीटी। कोई स्टेक्स मुझे आरआर के साइड से कुछ है नहीं, ऑफिशियली पहली टीम बन जाएंगी बाहर होने के लिए अगर आज मैच हार जाती है तो, मैथमेटिकली क्योंकि अभी भी पॉसिबल है इनका। बट गुजरात के लिए आई थिंक जस्ट टू रीअफर्म, क्योंकि इनके सबसे कम मैचेस हुए हैं अभी, इनके 6 मैचेस अभी बचे हैं, तो वो रिदम लूज ना हो जाए, आपको जीतते रहना है। टॉप 2 आई थिंक एक बॉटल जॉब ही होगी अगर जीटी नहीं पहुंचती है तो कर पाई। और मतलब मैं यही कहूंगा कि भाई ये चीज़ सुनने में शायद अच्छी लगती है कि अभी तो आप बहुत सारे मैचेस बचे, बट दिस इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग। हाँ, क्योंकि आरसीबी जैसी टीम्स है जिनने प्रॉपर, मुंबई भी ना हो एंड इवन आरसीबी, ये दोनों टीम्स है जो कि प्रॉपर वो प्रेशर बनाएंगे टॉप 2 में आने के लिए। गुजरात के पास इतने मैचेस बचे हुए हैं, हो सकता था कि भाई अभी तक, अब आप ऐसे भी ले सकते हो कि अभी मैचेस हो चुके होते हैं, हम लोग हार चुके होते हैं, क्या पता, तो अभी हमारे पास जीतने का मौका होगा। बट आप वैसे भी ले सकते हो कि अब एडेड प्रेशर होगा इन गोइंग इनटू द नेक्स्ट मैचेस। मुझे बहुत तगड़ी मीम की याद आई है अभी रिसेंटली, उसमें अभी जो करंट टेबल है ना, पॉइंट्स टेबल है, उसमें अब जब वो फोटो था उसमें एसआरएच 8th पे थी उस टाइम पे, शायद भी उसी पे वो 1 से लेके 8 तक का फोटो खींच दी है और कह रहे हैं कि वी आर बैक टू द 2016 एरा। मतलब उसमें सीएसके आरआर टेबल में नहीं थी ना, अच्छा और 8 ही टीम थी, वी आर बैक टू 2016 एरा। तो आरआर का भी वैसा हाल हो रखा है। एंड अगर हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड की बातें करें तो 7 मैचेस इन दोनों ने आज तक खेले, उसमें से 6 बार जो है वो जीटी जीती है। ओके, सिर्फ एक बार आर जीती है आज तक। इस साल भी जो पहले मैच होता 58 रन से जीटी जीती थी। तो बहुत कन्विंसिंग विन रही है। टॉस की अगर मैं बातें करूँ, देखो मैच सवाई मानसिंह स्टेडियम में होने वाला है। आई थिंक टॉस जीत के आप बैटिंग करो, ड्यू का इतना मत सोचो, स्पेशली फॉर राजस्थान रॉयल्स। आई वुड से कि आपसे चेस तो हो नहीं पा रहा है, तो कंडीशंस गई बाहर में, आप अपने बारे में सोचो। अभी थोड़ा वो मेंटल ब्लॉक बन रखा है चेस में, आप, मुझे लगता है पहले बैटिंग करनी चाहिए। एंड आई थिंक जीटी वुड नॉट माइंड चेसिंग ऑल्सो, इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। प्लेइंग 11 में फॉर आरआर मैं कहूँगा सबसे पहली बात तो ये जो 5 बॉलर का टेम्पलेट है इसको उठा के फेंक दो। आई थिंक कार्तिकेय को वापस आना चाहिए, स्पेशली सवाई मानसिंह में अगर आप खेल रहे हो तो आप एक स्पिनर को ला सकते हो। सो कुमार कार्तिकेय फॉर शुभम दुबे, आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग। अगर आपको लग रहा है पिच में थोड़ा ड्यू फैक्टर भी है, थोड़ा पेसर्स को ज़्यादा असिस्ट करने वाली है फॉर सम रीजन, तो आप एक पेसर को ले आओ, आकाश मधवाल को ले आओ, वो बेचारे को यूज ही नहीं करा नहीं अभी तक। तो बट देयर हैज़ टू बी अ 6th बॉलिंग ऑप्शन।
और थीक्षाना और फरूकी को भी दोबारा स्वैप करके दो। आई थिंक थीक्षाना मस्ट बी प्लेइंग। ये आपको अगर इतने बड़े डिल्यूजन में हो कि हसरंगा को हम खिला लेंगे सिर्फ और फिर सेकंड स्पिनर में हम रियान पराग से बॉलिंग करा लेंगे, उनको सब कराना है, कप्तानी भी करानी है, बैटिंग बॉलिंग भी करानी है, भाई थोड़ा ज्यादा हो रहा है। होपफुली सैमसन वापस आ जाएंगे तो शायद ये स्ट्रैटेजी भी वापस। आई डोंट थिंक सैमसन अभी आ रहे हैं वापस। ओके, इस मैच में तो नहीं आ रहे मेरे ख्याल से। सो इट इज गोइंग टू बी रियान पराग। एंड चलो कप्तानी समझ में आता है, बट ये बॉलिंग भी जबरदस्ती करानी है, बैटिंग भी नंबर 3 पर ही करनी है। क्या कर रही है मेरा सनराइजर्स? ये टीम गेम है या एक बंदे का गेम चल रहा है? तो आई थिंक ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली इन्वेस्ट इन 6 बॉलर्स, 8 बैटर्स आर मोर देन इनफ। आर्चर नंबर 8 पे काफ़ी है और थीक्षाना को वापस आना चाहिए। ये सेकंड स्पिनर पे आप रियान पराग या नीतीश राणा से बॉलिंग नहीं करा सकते हो। जीटी का आई वुड से सेम टीम, वॉशिंगटन सुंदर विल स्टे रहेंगे। जो पिच का नेचर है यहाँ पे फंसती है बॉल थोड़ी सी, तो जो केकेआर के अगेंस्ट मैच हुआ था इनका, आई थिंक सेम टीम काम अंदर कौन, अरशद या फिर ईशांत? अगर अभी टिक रहे हैं तो ईशांत शर्मा ही, नहीं होगा तो फिर अरशद खान आ जाएंगे। ठीक है, बट आई थिंक अभी तो ईशांत शर्मा से ही खेलेंगे। की बैटल्स की बातें करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर। आई थिंक शुभमन गिल वर्सेस जोफ्रा आर्चर, ये मैं पर्सनली देखना चाहता हूँ कि गिल कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि आर्चर आरआर अच्छा नहीं करी, लेकिन आर्चर का जो फॉर्म चल रहा है अभी, जो रिदम चल रही है, विकेट आए ना आए, रन देना दे, रिदम देखने में बड़ी अच्छी लग रही है वो पहले 1-2 ओवर की। एंड गिल ने दिखाया है पिछले कुछ मैचेस में कैसे वो 100% कंट्रोल्ड एकदम इनिंग्स खेल सकते हैं और लंबी पारी भी खेल सकते हैं। केकेआर वाली इनिंग्स तो क्या इनिंग थी या तो आई वुड लव टू सी दिस बैटल एंड कैसे खेल के दिखाते हैं गिल वहाँ पर। बटलर वर्सेस संदीप, जो हमारे आरआर के प्लेयर्स रहे हैं पहले, इनके अगेंस्ट में देखना चाहता हूँ आपस में किस तरीके से टैकल करते हैं, बिकॉज संदीप शर्मा का भी ऑफ लेट फॉर्म इतना अच्छा नहीं गया। तो किस तरीके से वो मैचअप कर पाएंगे अगेंस्ट अ गाय लाइक बटलर। प्लस डेथ ओवर्स में वो लोग डालते हैं। एंड मतलब अगर हम लोग जीटी की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हमेशा वो टॉप 3 में से कोई एक खिलाड़ी होता है जो कि 17th ओवर तक रहता है। तो क्या पता बटलर ही वो खिलाड़ी निकले जो कि खेलेंगे एंड तक। बिल्कुल। जायसवाल वर्सेस सिराज एक और की बैटल है जो कि मैं कहूँगा कि बिकॉज जायसवाल के अलावा कोई बंदा फायर कर नहीं रहा एंड मोहम्मद सिराज के पास एक परफेक्ट ऑप्शन है कि इनको निकालो और गेम खत्म करो। प्लस आई थिंक ओनर्स इज ऑन मोहम्मद सिराज आल्सो, क्या वो ब्रेक में दिलाकर दो वहाँ। प्लस ओपनिंग में भी जायसवाल पे ही ओनर्स होगा क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तो आप एक्सपेक्ट करोगे तो उनको तो खेलने दो अभी। एंड लास्टली ध्रुव जुरेल का मैं नाम लूंगा बिकॉज जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं काफी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर एंड बाय डिफॉल्ट उनका कंट्रीब्यूशन इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज डाउन दी ऑर्डर अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो अभी रन रेट का प्रेशर हिटमायर वगैरह नहीं झेल पा रहे तो ध्रुव जुरेल हैज टू फायर। एंड वहां पर मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा जैसे बॉलर जो है ना स्मार्टली स्लो कटर्स को जो यूज करते हैं इतना आसान होगा नहीं ध्रुव जुरेल के लिए कि उनको वो, क्योंकि बॉल पे पेस मिलेगी नहीं उनको, ब्रूट फोर्स एंड टाइमिंग उनको यूज करनी पड़ेगी। इट इज गोइंग टू बी अ टफ बैटल। सो लेट्स सी क्या होता है। प्रेडिक्शंस के लिए यार मतलब मैं किस मुंह से कह दूं भाई, आई थिंक सबसे इजी प्रेडिक्शन ये होनी चाहिए। मतलब ऑब्वियसली आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी टीम कमबैक कर सकती है, बट मतलब ऑन द पेपर इससे वन साइडेड गेम आपको शायद ही देखने को मिले इस सीजन में। क्या पता जीटी और सीएसके का मैच जब हो तो हम लोग कह दें इस चीज़ को, बट मतलब भाई यू हैव टू से जीटी, यू हैव टू गो विद जीटी, कोई और क्वेश्चन भी नहीं है। तो मैं तो भगवान से मना रहा हूँ कि आरआर जीते और थोड़ा आईपीएल इंटरेस्टिंग। भाई मैंने ये लाइव स्ट्रीम बोला था, आरआर यू हैव वन जॉब, बस जीटी को हरा दो किस तरीके से, क्योंकि इनके मैचेस कम भी हुए हैं, इनके ऊपर प्रेशर आ जाए। आरआर को तो सांस लेने का टाइम नहीं है भाई, जीटी और मुंबई से मैच है भाई। या प्लस जीटी के जो आने वाले मैचेस हैं वो डिफिकल्ट हैं, इनके काफ़ी डीसी से भी मैच होना है, शायद एमआई से भी मैच होना है, तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी टीम से इनके मैचेस होने बाकी अभी भी। तो अगर यहाँ पे आरआर के अगेंस्ट उनने एक विन लूज कर दी, मतलब एक विन नहीं निकाल पाए, तो फिर बाकी जाते हुए थोड़ा प्रेशर आ जाएगा, बहुत प्रेशर आएगा। बिल्कुल सही बात है। आई ऑल्सो थिंक जीटी हैज टू बी इट यार, बट आई एम प्रेइंग कि आरआर कर दे फॉर श्योर। एंड इसी बात पे लास्ट मैच पे आते हैं। कल का मैच होने वाला है डीसी वर्सेस केकेआर, फिरोजशाह कोटला में होगा ये, अरुण जेटली स्टेडियम। एंड अगर हम नैरेटिव्स की बातें करें कमिंग इनटू दिस गेम, मैं ज़्यादा हेड टू हेड रिकॉर्ड पे जाना चाहता नहीं। ये बाय द वे दिस इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट राइवलरीज, ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड राइवलरीज में मानता हूँ। क्योंकि इनिशियल ईयर्स में जो लोग आईपीएल 2008 से देखते आ रहे हैं, एक्चुअली में काफ़ी क्लोज गेम हुआ करते थे। तब आरसीबी केकेआर की इतनी राइवलरी नहीं होती थी, तब केकेआर डीडी होता था उस टाइम पे, वो राइवलरी हुआ करती थी। इवेंचुअली डाउन द ईयर्स थोड़ा खराब हो गया। बट रिसेंट ईयर्स में भी यार, अगर आपको 2021 का वो एलिमिनेटर था, क्वालिफाइड 2 था मेरे ख्याल से, वो याद हो, उसमें भी अश्विन ने ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था, फिर नारायण ने छक्का मार दिया था एंड में आकर। बहुत क्लोज मैचेस रहे हैं इस राइवलरी में। सो नीड नॉट टू गो मच इनटू द हेड टू हेड रिकॉर्ड, बट नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। देखो डीसी मुझे लगता है एक ऐसी टीम है जो कि टॉप 2 में इजीली आ सकती थी,
लेकिन ये ऑफ लेट अपनी ही टांग पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी ही विनिंग टेम्पलेट को पता नहीं क्यों जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश में। या हमें आशुतोष की जरूरत नहीं है तो हम नहीं रखेंगे स्टार्टिंग में, फिर देख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। जो आपका काम कर रहा है टेम्पलेट, आप जबरदस्ती में क्यों उसमें पलट फेर कर रहे हो? मतलब ये तो वही बात है ना कि आदमी सक्सेस से बोर हो गया और फिर उसको लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं मिल रहा तो वो सक्सेस को सैबोटेज करने में लगा हुआ है। तो डीसी का वो थोड़ा सा स्मॉल क्लब मेंटालिटी में दिख रही है यहाँ पे। आई होप कि ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, यू शुड गेट बैक टू विनिंग वेज। इवन एज अ केकेआर फैन आई वुड से कि डीसी जो कर रही है, मतलब दे आर द क्लियर फेवरेट्स इन दिस गेम, दे शुड नॉट बी डूइंग दिस। मतलब अभी तक पक्का था ना ऑलमोस्ट कि टॉप 2 होना चाहिए, अब सडनली आप देख रहे हो कि यार शायद आरसीबी अब टॉप 2 आ सकती है, तो ये क्लियरली इसी रीजन के वजह से हो रहा है मुंबई एक आउटसाइड शॉट में है भाई, मुंबई ये टॉप 2 आ सकती है। तो मतलब भाई कहीं ऐसा ना हो जाए गिरते गिरते आपका हो जाए कि भाई टॉप 4 क्वालिफाई कर दे, 4th ही आ रहे हैं, पता चले वो भी फिसल गए। तो आई थिंक डीसी नीड्स टू वेक अप। बट अबाउट केकेआर, मतलब डीसी का रिदम अगर थोड़ा खराब हो तो केकेआर का तो सही भी कब हुआ था, क्योंकि पंजाब वाले मैच में भाई मतलब फिर से जो मुझे सरदर्दी मिली है, वंस एंड हाईली रिकमेंड आप लोग जाके हमारी लाइव स्ट्रीम चेकआउट करना, मैंने डिटेल में एनालाइज करा था वहाँ पर। भाई एक ही सवाल घूम फिर के आ जाता है बार बार। आई थिंक अब तो मेरे ख्याल से सारे केकेआर फैंस मेरे से एग्री भी करेंगे। रसल ने इस साल जिस भी मैच में बॉलिंग करी पहले उन्होंने विकेट लिया है, लेकिन रहाणे साहब जो है वो वेट करते हैं कि 10वें ओवर तक, जब तक हमारी शिप पूरी टैंक कर चुकी होगी, जब तक गेम हाथ से निकल चुका होगा, तब तक मैं रसल से बॉलिंग नहीं कराऊंगा। जब निकल जाएगा गेम हाथ से उसके बाद देखा जाएगा, 10, 11वें, 12वें, 13वें ओवर में उनको लेके आऊंगा, और वो फिर भी हमेशा पहले उन्होंने विकेट लेते हैं। ये दिस इज द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड द बिगेस्ट ब्लंडर बाय कैप्टन दिस सीजन, कि आपको विनिंग टेम्पलेट आपको बना के दे रखा है, आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है, एंड यू कॉन्शियसली चूज नॉट टू डू इट। मतलब ये हमने लास्ट मैच में जो पंजाब के अगेंस्ट था उसमें भी ये सेम चीज़ देखी थी। हमने जीटी वाले मैच में जहाँ पे उनके 10 ओवर हो चुके हैं, ओपनर्स अभी तक उनकी पार्टनरशिप चलती जा रही है, पंजाब में भी ये सेम चीज़ रखी थी। आप कब लेके आओगे रसल को, जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है इस सीजन भी, जब भी वो आए हैं। बाय द वे जो पंजाब वाला मैच था उसमें 4 बॉल हो गई थी और उनका विकेट नहीं आया था। मुझे लग रहा था कि शायद इस बार नहीं आएगा, फिर भी आ गया। नहीं, पर और उसमें भी मैं रहाणे को ही ब्लेम करता, क्योंकि इफ यू रिमेंबर उससे जस्ट पहले नारायण ने ओवर डाला था ना, उसमें 22 रन खा गए थे। तो जेन्युइनली कोई प्रेशर था नहीं रसल पे मारने का। तो क्लियरली आप वहां पे अगर लेके आए थे तो पहली बात तो बहुत डेस्परेट मेजर था, प्लस उनने उस मैच में 3 ओवर डाले थे। अगर वो 3 ओवर डालने की स्थिति में है तो पहली बात तो वो इस सीजन क्यों नहीं ओवर डाल रहे। सेकेंडली उस मैच में आप इतना लेट काहे लेके आए। डेथ ओवर्स आप एस इसलिए ही कर पाए, टारगेट अल्टीमेटली 200 के बहुत ज्यादा ऊपर इसलिए ही नहीं पहुंचा क्योंकि रसल के उसमें से 2 ओवर थे, इसलिए नहीं पहुंचा, वरना वो और ज्यादा ऊपर पहुंचता। अच्छा, तुमने कौन चीज नोटिस की, चेतन सगारे को खिलाया गया था, क्यों खिलाया था? हाँ, रीजन क्या था यार? भाई मेन बात वही है कि आप डेथ ओवर्स में ट्रस्ट नहीं कर पा रहे अभी। अच्छा, हमारे करंट बॉलर्स को कि 2 ओवर तो स्पिन के डलवाने पड़ते हैं, वरना तो चेतन सगारे एटलीस्ट एड्स अनदर ऑप्शन वहां पर, इंडियन पेस ऑप्शन का, क्योंकि आपकी बस की तो है नहीं कि आप रसल या वेंकटेश शेर को कॉल आउट करो कि आपकी बैटिंग नहीं हो रही है, तो आपको रिप्लेस करा जाए। पॉवल को आप लाओगे तो मोइन अली की जगह पे लेके आ जाओगे, तो वो भी उसमें भी बिल्कुल भी देयर जीरो गट्स इन द कैप्टन एंड द मैनेजमेंट देयर। सेकेंडली डेथ ओवर्स में आपको अगर स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी बॉल लाइनअप थोड़ी सी चेतन सगारे के साथ, बिकॉज स्लोअर वंस यूज करते हैं। पावर प्ले में चेतन सगारे का इतना यूज नहीं था डेथ ओवर्स में, जैसे कि संदीप शर्मा टाइप के बॉलर जो है, तो वहां पे भी अगर आपने रसल से बॉलिंग करानी है तो फिर तो आपका खुद का डिसीजन गलत हो गया ना, तो आपने लिया क्यों तुमको टीम में? तो वाई इज नोरकिया और स्पेंसर नॉट प्लेइंग? आपने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया क्या उनके? मतलब जो प्लेयर शायद आपके लिए परफॉर्म कर सकते हैं गोइंग, मतलब जो मेजर प्रॉब्लम्स है केकेआर में उसको एड्रेस करने को लोग रेडी नहीं है। पॉवेल आप ले आए पर नहीं, ठीक है, रसल अभी भी खेलेंगे ही खेलेंगे, रमनदीप आप बैठा सकते हो, मोइन अली आप बैठा सकते हो, बट बाकी सारे प्लेयर्स जो होंगे वो सारे खेलेंगे ही खेलेंगे। या 6 से 10 ओवर के फेस में तो ऑटो पायलट पे कप्तानी चल रही होती है, आंख मीच के वरुण चक्रवर्ती नारायण से बॉलिंग कराओ, चाहे विकेट गिर रहा नहीं गिर रहा, बाहर में गया, चाहे रन आ रहे नहीं आ रहे। इट्स मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यार, इट इज अ बिट डिसग्रेसफुल इफ एनीबॉडी स्टिल सपोर्ट्स व्हाट इज हैपनिंग, एंड एज फैंस यू शुड बी कॉलिंग दिस आउट ताकि चेंजेस आपकी आवाज़ों से बने। बट नहीं हो रहा है वो, और आपको अभी भी आंखों में पट्टी लगे चलने की नहीं सब अच्छा है, नहीं रहने बड़े अच्छे टी20 कैप्टन है यार। देयर इज नथिंग अगेंस्ट द गाय, ही इज अ लवली मैन, स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स, ही हैज बीन अ बेटर बैटर फॉर अस देन श्रेयस अय्यर लास्ट सीजन। एक्चुअली अगर आप देखो तो अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं स्टेज पर, सब तारीफें एक तरफ, लेकिन योर मेन जॉब इज दैट ऑफ अ कैप्टन। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चंस तो आनी ही चाहिए, एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड एट ऑल। ये चीज़ मैंने जब स्टार्टिंग में ऑक्शन हुआ था, जस्ट उस टाइम के पॉडकास्ट ही बोला था, आई स्टिल स्टैंड फर्म ऑन माई ओपिनियन, एंड बिकॉज ऑफ द कैप्टेंसी ब्लंडर्स एंड जो शेयर अनविलिंगनेस है कि मेरे सामने मुझे पता है कि सही जीतने के लिए मैच में मेरे क्या क्या करना है, फिर भी नहीं करूँगा। Why should I trust the team कि ये जीत के दिखाएगी मैच? मतलब as you rightly pointed out, मतलब this guy has done wonders for India
should have been the next test captain. वो हम लोग हर पॉडकास्ट में बोलते हैं जब भी हम रहाणे की कैप्टनसी को क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कुछ फैंस जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं इस चीज़ से. Should have been the next test captain, is a great legendary test player. T20s में जो रेवोल्यूशन देखने को मिला है, मैं तो खुद ये चीज़ बोली भाई, आई स्टैंड करेक्टेड. मैंने पहले बोला था कि रहाणे एज अ T20 बैटर KKR में आई डोंट नो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, बट टॉप स्कोरर KKR के जिस कंसिस्टेंसी से रन्स बना रहे हैं, मतलब दैट्स आउटस्टैंडिंग एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय फॉर रीइन्वेंटिंग हिमसेल्फ. बट जो कैप्टेंसी में प्रॉब्लम्स आपको क्लियर दिख रही हैं, जो पंजाब वाली लाइव स्ट्रीम थी, आई थिंक परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट लाइव स्ट्रीम इस पूरे सीजन में जहाँ पे मैंने देखा था कि KKR फैन शायद जनरली अब सेंटिमेंट में आ गए हैं कि हाँ रहाणे की कप्तानी में प्रॉब्लम है, वरना इससे पहले लोग मानने को भी रेडी नहीं थे. पर फाइनली शायद उनको भी वो चीज़ें दिख रही है जो हमें पहले दिख रही थी. एंड मतलब कॉल आउट करो यार, जो गलत कर रहे हैं कॉल आउट करो, किसी भी खिलाड़ी से, मतलब नॉट इवन रहाणे तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, कोई मतलब जो प्लेयर अभी स्टैब्लिश ना हो उससे भी नथिंग अगेंस्ट द गाय भाई. वी ऑल वांट एवरी प्लेयर तो ऑब्वियसली, बट स्पेसिफिकली एवरी इंडियन प्लेयर टू परफॉर्म. बट अगर वो चीज़ कुछ गलत हो रही है तो आप कॉल आउट तो करोगे ही करोगे. खैर अगर टॉस कंडीशंस की बातें करें तो यहाँ पे एक ड्राई विकेट मैं वंस अगेन एक्सपेक्ट करूंगा कोटला में. एंड एक ये ट्रम्प कार्ड है कि शायद ये चीज़ KKR को एट होम फील करवाए, फेवर में काम कि ड्राई विकेट है. तो क्या दिल्ली चाहेगी कि जिस पिच पे भी मैच हुआ था, मुंबई और दिल्ली वाला जो मैच हुआ है, RCB दिल्ली वाला जो मैच हुआ है, वो पिच ना रखी जाए KKR के लिए, ताकि प्लस टर्नओवर टाइम भी बहुत कम है रिपेयर का पिच पे, तो ड्राई विकेट हो जाएगी वो, तो शायद KKR को फायदा ना हो जाए. तो आप एक फ्रेशर पिच पे खिलाओ, रिलेटिवली फ्रेशर पिच पे खिलाओ. दिस कुड बी द स्ट्रैटेजी डिप्लॉयड, बट आई स्टिल बिलीव कि जैसी पिचेस रही हैं इस साल कोटला में, KKR के स्पिनर्स को डेफिनेटली कुछ परचेज तो मिलेगा ही. एंड आई फर्मली बिलीव इस मैच में थोड़ी ड्यू आ गई थी RCB वाले मैच में, तो फायदा हो गया. बट बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. अगर दिल्ली 10-20 रन एक्स्ट्रा बनाती विच दे शुड हैव, फंस जाता है, मैच फंसता. सो आई थिंक बैटिंग फर्स्ट इज नॉट अ बैड ऑप्शन. प्लेइंग 11 और स्ट्रैटेजी की बातें करते हैं. आई थिंक दिल्ली के लिए मैं कहूँगा सब सही है, सेम स्ट्रैटेजी, सॉरी सेम टीम, बट स्ट्रैटेजी में ये हम एक कम बैटर रखेंगे इन द होप्स कि हमें एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा. ये सब फेरी टेल वाली बातें मत करो. जो चीज़ काम कर रही थी, स्टार्ट आशुतोष शर्मा इन द टीम. अगर आप बैटिंग कर रहे हो पहले तो 8 बैटर्स एंड 6 बॉलर्स काफ़ी है. आपको 7वें बॉलर की जरूरत नहीं है अभी, उसके लिए ट्रिस्टन बॉलिंग कर लेंगे. बैटिंग नंबर 8 तक आपको दिखनी चाहिए, वरना हर बैटर के दिमाग में होता है कि शायद थोड़े ओवर्स प्ले आउट कर लेते हैं, इसी बहाने एक एक्स्ट्रा बैटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा. डज नॉट वर्क. जो आप अच्छा काम करते हो यार, आपको क्यों चेंज करना है? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है. फॉर KKR क्या आप में हिम्मत है चेंज करने की? आपका तो सवाल ये है, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैं रमनदीप को वापस लेके आऊँगा वेंकटेश अय्यर की जगह पर. आई थिंक वेंकटेश शुड नॉट बी इन द टीम. ओके. एंड रमनदीप को आपने इतना कोई चांस दिया ही नहीं कि आप इतना जज कर लो. मतलब रमनदीप इज अ बिगर प्रॉब्लम देन वेंकटेश. यू आर टेलिंग मी दैट सीरियसली? तो रमनदीप शुड नॉट बी इन द टीम, सॉरी वेंकटेश शुड नॉट बी इन द टीम. उसके चलते वो भी ठीक हो जाएगा, रघुवंशी आराम से आ पाएंगे बैटिंग करने ऊपर. एंड एक हार्श कॉल है, गुरबाज की जगह मैं लवनीत सिसोदिया को लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे एक फॉरेन पेसर टीम में लेके आना है चेतन सगारिया की जगह पर. ओके. ये मैं 5 बॉलर जो मेरे मेन हैं, नारायण, वरुण चक्रवर्ती और जो 3 पेसर हैं, उसमें से 4 बॉलर इंडियन है. मतलब तीनों पेसर हमारे जो है मोस्टली इनएक्सपीरियंस्ड हैं और तीनों इंडियन बना रखे हैं. क्या ये इस लाइनअप से आप बॉलिंग जीतोगे? आप टूर्नामेंट जीतोगे? वहाँ बुमराह, बोल्ट और दीपक चहर साथ में खेल रहे हैं. यहाँ पे चेतन सगारिया, हर्षना, वैभव अरोड़ा. तो आई थिंक एक फॉरेन पेसर को लेके आओ. नोरकिया को वापस लेके आओ, वो दिल्ली में खेले भी हुए हैं. बट उसके चलते हुए गुरबाज की थोड़ा सा अनफेयर एक सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि रसल को आप सैक्रिफाइस करोगे नहीं. एंड प्लस अगर रसल बॉलिंग कर रहे हैं तो ही इज गुड इनफ. हमारे पास पॉइंट वही है कि आप यूज करो फिर उनको. वो भी तो देखने वाली बात है. स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा पॉइंट है कि रसल को आप 9वें ओवर तक लेके आओ. मतलब मैक्स टू मैक्स 9th ओवर तक. अगर आपके नहीं विकेट गिर रहे तो ले आओ. बिफोर द 10th ओवर ही शुड हैव बोल्ड एटलीस्ट 1 ओवर. हाँ, इनिंग्स की फर्स्ट हाफ में उनका कंट्रीब्यूशन दिखना चाहिए. विकेट आए ना आए, उनको आप ओवर दो तो सही. ये भी कितना अनफेयर एक्सपेक्टेशन है कि मैं जब भी बॉलिंग करूंगा मुझे पहले में विकेट देना पड़ेगा. कोई करके दिखा दे. मतलब ही शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द इमरजेंसी स्ट्रैटेजी. आपका वो जो मेन स्ट्रैटेजी है, जो प्लान ए है, उसमें पार्ट होने चाहिए वो. पर क्या KKR की बस की है सब करनी? आई तो डाउट. ठीक है, की बैटल्स की बातें करते हैं. नारायण वर्सेस स्टार्क, ये मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि नारायण अगर ऐसी पिच पे चलेंगे, नारायण जैसे बैटर इज ऑलवेज अ ट्रम्प कार्ड, बिकॉज ही डज नॉट रिलाई ऑन द पिच. एंड अगर वो चलेंगे तो एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज दे देंगे टीम, जो कि एक इतना बड़ा बूस्ट दे देगा आपको, हेड स्टार्ट दे देगा पावर प्ले के बाद, कि फिर आप मिडिल इनिंग्स में थोड़ा सा टाइम भी ले सकते हो. स्टार्क के ऊपर जॉब है भाई. एक बाउंसर मार या तो बक्की पे, या तो एक यॉर्कर मारे एंड खत्म करे चीज़ को. पॉवेल को मैं रखना चाहता हूँ की बैटल में एज अ बैटर.
आई थिंक अगर वो खेलेंगे तो उनकी बैटिंग भी आ सकती है, एंड इट कुड बी वेरी क्रूशियल इन द डेथ ओवर्स। एंड मुकेश का जो भी रिसेंट फॉर्म रहा डेथ ओवर्स में, आई वुड लाइक टू पिच कैपिटलाइज कर सकते हैं, या कर सकते हैं, इट कुड बी एन इजी टारगेट। करुण नायर वर्सेस हर्षित राणा इन द पावर प्ले इज ऑल्सो अनदर बैटल दैट आई थिंक कुड बी वेरी क्रिटिकल। हर्षित राणा थोड़े से हिट द डेक टाइप के बॉलर हैं, ऊपर फ्लोट कम करते हैं बॉल को एज अपोज टू वैभव अरोड़ा, एंड करुण नायर थोड़ी शॉर्टर देन बॉल को अगर स्लॉक करने जाएंगे टॉप पंचेस भी लगती हैं उनकी कभी कभी, देखने मजा आएगा। अभी थोड़े प्रेशर में है थोड़े रन नहीं आ रहे। एंड लास्टली केएल राहुल द बैटर इन द मिडिल ओवर्स वर्सेस आंद्रे रसल द बॉलर। ओके, क्योंकि केएल राहुल मुझे लगता है कि आउट होने का प्रॉब्लम नहीं है उनमें रन स्कोर करने का इशू है। कभी वो ऐसे आउट नहीं होते कि बहुत ही कुछ कर नहीं सकता था, उतना स्किल उनका सुप्रीम है। रसल वुड बी दैट गाय जो कि निकाल के दे सकते हैं। प्लस मतलब अगर थोड़ा स्लो हुए एंड अगर वो वही उस फेज में होते हैं ना कि आप विलेन बहुत जल्दी बन जाते हो उसमें, अगर आपके मतलब 20 बॉल में 25 रन है और उस पर अगर आप आउट हो गए, जो कि रसल कभी भी कर सकते हैं किसी भी प्लेयर को, तो फिर आप विलेन बन जाते हो कि अच्छा आपने बॉल भी वेस्ट कर दिया और आपने रन भी नहीं बना पाया। तो इस फेज में ये बहुत क्रिटिकल बैटल होगा। एंड लास्टली अगर मैं प्रेडिक्शंस की बातें करूँ, आई थिंक गोज विदाउट सेइंग डीसी आर द फेवरेट्स फॉर श्योर। घर पे भी मैच है, वैसे भी डीसी इस सीजन जैसा करती आ रही है, केकेआर जैसा करती आ रही है। काफ़ी केकेआर फैंस ने हमने लाइव स्ट्रीम पे पूछा कि क्या डीसी का जो ये एक सॉर्ट ऑफ ड्रॉप इन फॉर्म आया है जहाँ पे आरसीबी ने अभी मैच हरा दिया उनको, क्या केकेआर इस पर कैपिटलाइज कर सकती है? आई थिंक तुम्हारा आंसर काफ़ी एक्यूरेट था। केकेआर की खुद की कौन सी वो इस हालत में है कि वो कैपिटलाइज कर पाए, तो क्या पता डीसी ही कैपिटलाइज कर दे केकेआर पे। तो मतलब आई थिंक फॉर श्योर यहाँ पे फेवरेट्स तो डीसी ही होगी। एंड मतलब आई नो कि इसके चलते हुए काफ़ी लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई ये केकेआर बायस चैनल है। आई एम स्टिल स्टिकिंग टू इट। इन माई ओपिनियन केकेआर इज स्टिल अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम। हो सकता है यहाँ पे विन निकाल लें, आई वोंट बी सरप्राइज अगर केकेआर विन निकाल ले, बट फेवरेट्स के हिसाब से आई हैव टू गिव इट टू डीसी। गोज विदाउट सेइंग डीसी वहाँ पे दे आर फार बेटर देन केकेआर राइट। या सो बट आई थिंक एज एन आरसीबी फैन यू वुड वांट कि डीसी हारे मैच फॉर श्योर भाई। आई थिंक अगर आईपीएल को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आरआर को मैच जीते और केकेआर मैच जीते। नीचे वाले जितने भी लोग हैं धीरे धीरे करके मैचेस जीतना स्टार्ट करें तो ही, मतलब आई थिंक जितने भी बाकी लोग हैं आरसीबी के अलावा, जितनी बाकी टीम्स के फैंस हैं, वो सोच रहे होंगे काश अभी सीएसके सैटरडे को जो मैच आरसीबी के साथ उसमें सीएसके हरा दे। तो वही है कि नीचे वाली टीम्स थोड़ा जो है वो जलवा दिखाना स्टार्ट करे, थोड़ा गट्स दिखाना स्टार्ट करे, तो ये टेबल थोड़ी शफल हो। एंड आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड भी बंद करते हैं। काफ़ी कुछ डिस्कशन हो गए, काफ़ी रैंट्स हो गई हैं। आई होप आपको भी कुछ वैल्यूएबल मिला होगा। वंस अगेन थैंक यू फॉर 20 के सब्सक्राइबर्स। अब हम लोग को जल्दी से जल्दी आई भी खाता होता था 30,000 सब्सक्राइबर्स तक भी पहुंचना है। तो द हसल नेवर स्टॉप्स। एंड आप लोग भी सब्सक्राइब करते रहिए और आपसे मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में ऑन वेंसडे एज वेल एज कल रात को 11 बजे ऑन द लाइव स्ट्रीम। सो मेक श्योर टू परचेज आवर मेंबरशिप्स एंड सी यू वेरी सून।